यूपीआई ना, दैट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यूपीआई इज द रियल टाइम यूनिक, लिख लीजिए आप, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, ये जो है होता है। नमस्कार दोस्तों, अकाउंट एंड एक्सपर्ट कोर्स की संडे फ्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको आज बैंक बुक के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि हमने बात की थी पहले, कैश बुक, बैंक बुक, सेल्स, परचेज और जर्नल। तो आज हमारी बात होगी बैंक बुक पे। क्लास नंबर 8, तारीख 18 जनवरी 2026। बैंकिंग का मतलब है कि आपने चेक इशू किया किसी को, पेमेंट हो गया, किसी से चेक आया, पेमेंट मिल गया। क्या इसके अलावा और भी कोई इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो पेमेंट लाने के होते हैं? आप लोगों से यूपीआई होता है, यूपीआई होता है, एनईएफटी होता है, आरटीजीएस होता है, और कोई चेकबुक के अलावा कोई और? ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट होता है। एक्चुअली क्या है कि जब से ऑनलाइन शुरू हो गया है एनईएफटी वगैरह, ड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट खत्म ही हो गया है और चेक का कॉन्सेप्ट चल रहा है बहुत ही कम लेवल पे। और कुछ लोग ये भी कहते हैं सिक्योर बैंकिंग के हिसाब से, अगर हम बात करें सिक्योर बैंकिंग की, तो सिक्योर बैंकिंग में तो जिस व्यक्ति का ऑनलाइन कोई भी उसका अकाउंट नहीं है, वो व्यक्ति बड़ा सेफ चल रहा है। क्यों? केवल वो चेक बुक से ही पेमेंट करता है, ना यूपीआई यूज कर रहा, ना कोई भी वो ऐप यूज कर रहा। वो बंदा बहुत सेफ है। लेकिन जो लोग यूज कर रहे हैं वो सिक्योरिटी भी रखते हैं, ओटीपी का भी ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से लोग ओटीपी दे देते हैं। किसी ने कहा सर ओटीपी दे रहे हैं आपके यहाँ, सर एक छोटा सा पार्सल आया उसके लिए ओटीपी मांग रहे हैं घर पे आपके। आपको मालूम ही नहीं है वो पैसे निकालने के लिए ओटीपी है या पैसे देने के लिए। और इस बारे में खास तौर से कई जगह बात की गई है बैंकिंग के बारे में भी, कि जब किसी को हम भुगतान कर रहे होते हैं, हम किसी को भुगतान कर रहे होते हैं, तब हमें अपना पासवर्ड डालना पड़ता है, पिन डालना पड़ता है। लेकिन जब हम किसी से पैसे ले रहे होते हैं, हमें कोई भी पिन पासवर्ड नहीं डालना पड़ता, और ज्यादातर लोग इसमें गलती कर देते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग इस चीज को समझते हैं नेगेटिव, ऑनलाइन बैंकिंग को। ऑनलाइन बैंकिंग नेगेटिव नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग मैंने उस समय से देखा हुआ है जब बहुत ही ज्यादा डिमांड ड्राफ्ट चलते थे। डिमांड ड्राफ्ट मीन्स चेक से थोड़ा एडवांस रहता था डिमांड ड्राफ्ट। उसके बारे में बात करेंगे। जब तक मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ना कि इसकी नीड क्यों पड़ी, तब आपको समझ में आएगा कि पहले के टाइम में क्या होता था और अब उस चीज को कैसे कैसे कन्वर्ट किया गया है। तो ऑनलाइन बैंकिंग पहले भी चलती थी, और काफ़ी समय से ऑनलाइन बैंकिंग मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। पर मैंने उसमें देखा काफ़ी सारे वो सिक्योरिटी बैंक अपने लगा के रखती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब तक हम सिक्योरिटी नहीं लगाएँगे बैंक अपने अकाउंट में, तो कहीं न कहीं खतरा रहेगा कि कोई खाता हैक कर ले। और देखो, खाता हैक करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो बैंक के ज़रिए खाता हैक हुआ, यानी कि पूरी बैंक का ही सर्वर किसी ने हैक कर लिया, वो तो बात ही अलग है। वो तो पैसा आपका बैंक के पास जमा है, तो बैंक पैसा चुकाएगी। लेकिन पर्टिकुलर आपको ही टारगेट किया गया कि आपके खाते से पैसे निकाल लिए गए। उसमें आप क्या कहोगे कि साहब मैं अकेले ही तो हूँ, तो आप उसमें जाके एफआईआर लिखाओ और भी सब कॉम्प्लायंसेस करो। गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी बढ़ा रही है इसमें कदम, एक से कि हो सके सिक्योरिटी में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सकें। पर आप भी जानते हैं कि जहाँ 10 कानून बनते हैं, तो 11वाँ कानून लोग खुद बना देते हैं। ऐसे ही जहाँ 10 आप तरह के लॉक लगाते हैं, 11वां लॉक ऑटोमेटिक चोर लगा देते हैं, हैकर, क्योंकि डिजिटल ज़माना है, तो नया वर्ज़न है, चोर की जगह हैकर बढ़ रहा है, हैकर। चोर को हैकर बोल के, कहते हैक, उसका खाता हैक हो गया। ये कहो ना भाई, खाता चोरी हो गया, किसी चोर ने खाता हैक कर लिया, सिंपल सी बात है। अब चोर को लोग बाग कह रहे हैं हैकर। उसको थोड़ा-सा ना इसको रेस्पेक्ट, क्योंकि उसको दिमाग लगाया ना उसने, बंदे ने। अगर वो दिमाग नहीं लगा पाता, तो बंदा वो चोरी कहलाता ना। दिमाग लगाया तो वो हैकर हो गया। पढ़ा लिखा था, कोई बीटेक वीटेक नहीं, कोई भी क्लास का हो। हमने देखा कि 10th फेल भी हैक करने में खाता एक्सपर्ट हो गए। और जो बीटेक वाले और या हाई-फाई पढ़ाई वाले, या कोई भी साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से हो, वो बंदे एक से एक एजुकेटेड बंदे, अब भी बंदे वो ऑनलाइन बैंकिंग नहीं जानते, यूपीआई नहीं जानते, या अपना जो कंप्यूटर है उसको ही चला ले, अच्छे से लैपटॉप यूज़ कर लें। लैपटॉप के कंप्यूटर के फीचर्स ज़्यादातर जानते ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? हैकर्स कोई डिग्री लेके पैदा नहीं होते। हैकर्स जो हैं, जो चोर हैं, ये ऑनलाइन जो साइबर चोर हैं, ये कोई डिग्री लेके पैदा नहीं होते। ये बस अपने हिसाब से एक बन जाते हैं और करते जाते हैं। आप कहोगे सर चोर भी तो कोई डिग्री लेके पैदा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, चोर भी कोई डिग्री लेके नहीं बनता। जिसकी जैसी नीड वो कैसा काम करेगा। अगर चोर को चोरी करनी है, वो चोरी करके रहेगा। आप कुछ भी कहते रहें, चोर का मतलब नहीं है इस बात से कि क्या है। तो इसलिए हम इस बातों में ज़्यादा विस्तार में जाएँगे तो बहुत लंबी गाड़ी चली जाएगी। उससे पहले गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं और बात करते हैं कि हमारे पास जो बैंक में हम किस तरह से ट्रांज़ैक्शन वगैरह होते हैं। तो हमारे ट्रांज़ैक्शन में
पहले के टाइम पे और अब भी हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट तो है चेक बुक का। चेक बुक जो है हमारी बहुत ही ज़्यादा ये रेलेवेंट रहती है। हम बात कर रहे हैं आपको बैंक रजिस्टर की। बैंक रजिस्टर, अगर बैंक रजिस्टर की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बैंक के बारे में सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तो चेक बुक थी। चेक बुक में सिस्टम क्या था? आपने किसी को चेक इशू किया, आप हो मिस्टर ए, मिस्टर ए ने चेक इशू किया, चेक इश्यूड। देखो आप कहोगे सर ये तो बहुत कॉमन सी बात है, कॉमन सी बात है, पर इसी में गलती रह जाती है और इसकी वजह से ही बात मालूम पड़ता है, कभी कभी जॉब लगते लगते रह जाती है। अभी रिसेंटली कल की बात है, मेरे एक जूनियर ने कहा कि सर वो एक जॉब है, वो जॉब के लिए एक बंदे को जॉब को मैं बता रहा हूँ मैं। मैंने कहा भाई वो बंदा सेल्स का है, वो बंदा उसका नहीं है अकाउंट का। नहीं नहीं सर वो अकाउंट की जॉब कर लेगा। मैंने कि चले जाएगा, लौट के जाएगा, क्योंकि अकाउंट का बंदा है ही नहीं। नहीं नहीं कर लेगा। तो क्या हुआ, उसको जो बंदा है वो, उससे बात हुई। वो बोला भैया मुझे तो अकाउंट आती नहीं है। वो बोला मुझे तो अकाउंट आती नहीं है, मैं कैसे अकाउंट की जॉब कर लूंगा? क्या मतलब है इस बात का? कि अकाउंट की जॉब के लिए अकाउंट आना चाहिए, और सबसे अच्छी बात है कॉन्सेप्ट आना चाहिए। वो बंदा डिस्पैच का एक्सपर्ट है, सेल्स का एक्सपर्ट है, वो उसमें काम करेगा ना। मेरे सामने एक बंदा था जो डिस्पैच और सेल्स में बहुत अच्छा काम करता था, उसको लेके अकाउंट में लगा दिया गया। और बंदे का लेवल ये था क्योंकि उसकी अच्छी सैलरी थी, और बंदे का लेवल ये वाला आ गया क्योंकि सैलरी कम हो गई। और पहले बॉस के पास उसका कनेक्शन बहुत पास का था, बॉस को तुरंत फोन लगा दिया, सर ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही अकाउंट में आया, उसका बॉस से कनेक्शन भी दूर हो गया। अब बॉस के पास जाने में उसको डर लगता है, बॉस से बात करने में भी डर लगता है। उसका मतलब क्या है? अकाउंटिंग ऐसा सेगमेंट है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पेशेंस से काम करना पड़ता है कि बॉस भी नाराज़ ना हो और जो काम वो भी सही तरीके से हो। क्योंकि बॉस को इतनी गलतियाँ बर्दाश्त नहीं होती। बॉस अपने हाथ से गलती कर दे चलेगा, पर अकाउंटेंट से गलती होगी तो बहुत ज़्यादा वो भारी पड़ती है अकाउंटेंट के लिए। इसलिए आपको अगर ये चीज़ नहीं मालूम होगी कि चेक में हम कहाँ-कहाँ गलती कर रहे हैं, तो वो चीज़ दिक्कत रहेगी। बहुत से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि चेक का सिस्टम क्या होता है? लोग कहते हैं चेक कैसा है, आजकल तो यूपीआई चल रहा है। वो कह रहे यूपीआई छोड़ पे चेक की बात कर। और चेक की बात अब बताओगे नहीं, क्या कहा भाई चेक चेक काटना आता ही नहीं है। मुझे अपना अनुभव बताऊं, मुझे कम से कम 10 साल पहले की बात होगी, मुझसे किसी ने कहा चेक काट दो, क्योंकि मैं अपना चेक काटता हूँ अपने हाथ से। तो मुझे अपने का तो है, पर दूसरे की जब बात आई चेक काटने की, मेरे उसमें हाथ कांपे कि यार चेक दूसरे का कट रहा है, क्या गलती तो नहीं हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से मैंने उसका बहुत ही ज्यादा, जो काम मैं अपने चेक काटने में लगाता था 1 मिनट, उसके चेक काटने में मैंने कम से कम 5 मिनट लगाए थे। क्यों? कहीं गलती नहीं हो जाए, और एक गलती होने पे चेक बाउंस नहीं हो जाए। और मैं बता दूं चेक में खास बात कि पहले तो चेक में काफी सारी बंदिशें नहीं थी। जैसे आपसे कहीं गलती में हो गई तो वहां पे आप अपना करेक्शन करके एक साइन छोटा सा करके आगे चली जाते थे। अब नहीं है। अब तो सरकार ने कह रखा है आप कोई भी चेक इशू करेंगे, उस चेक में डेट को करेक्शन नहीं कर सकते, अमाउंट करेक्शन नहीं कर सकते। अमाउंट इन वर्ड, ये शब्दों में होता है। दो दो तरह के उसमें मैटर होते हैं, एक तो होता है अमाउंट इन डेट्स एंड अमाउंट इन वर्ड। ये शब्दों में और अंकों में, दोनों में डेट्स में आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नाम में मिस्टेक कटिंग नहीं होनी चाहिए, सिग्नेचर में मिसमैच नहीं होना चाहिए। आरबीआई ने इतने सारे प्रतिबंध लगाए, क्या किया, एक तरह से उसने सिक्योरिटी बढ़ा दी। क्योंकि होता क्या था पहले लोग बार कि किसी ने लिखा 5 लाख रुपए, 5 लाख का उसने 50 लाख कर दिया, और वहां पे अमाउंट में भी थोड़ा सा करेक्शन कर दिया, हल्का सा सिग्नेचर कर दिया उसका कॉपी करके, और किसी के खाते से पैसे ज्यादा कर गए। आप कहोगे सर किसी खाते में ही 6 लाख रुपए, तो 5 लाख का ही तो पैसा पास होगा। भाई वो जानता है जिससे चेक लिया है उसके पास तो है, उसके पास तो करोड़ों रुपया है। अगर 5 का 50 लाख ले भी लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? अभी रिसेंटली बात है, शायद 1 साल की या 2 साल पहले की बात होगी, कि एक बंदे का जो होता है जूनियर, उसने एक चेक बनाया। अब भाई जब आप अपने जूनियर को इतना उसके ज्यादा दिमाग पे, बंदे पे एकदम जोर मार दोगे, एकदम प्रेशर करके कि ये काम तुझे करना है, तो बंदा क्या होगा, बंदा होपलेस हो जाता है। तो वो बंदा उसको बहुत ज्यादा उससे करके परेशान, उससे लेके चेक बनवा दिया। वो चेक था 5 लाख का। अब वो भाई जो उसका जूनियर था उसने गलती से लेके 50 लाख रुपए अमाउंट कर दिया। 50 लाख का अमाउंट कर दिया। वो चेक पास होने भी चला गया, बैंक से पास हो गया, पार्टी में 50 लाख क्रेडिट हो गए। बस अच्छी बात ये थी कि पार्टी जो थी वो नॉन पार्टी थी, वेल अच्छी पार्टी थी। वेल नॉन पार्टी होती है ना, जो मैं कहता हूँ वेल नॉन पार्टी होती है, अच्छा काम करना चाहते हैं, वो कभी भी गड़बड़ नहीं करते। तो वहां से पार्टी का फोन आ गया कि सर 50 लाख ट्रांसफर कर दिया आपने, तो 5 लाख रुपए आप ट्रांसफर करने कह रहे थे, कुछ बैंक से मिस्टेक हुई है या आपकी ओर से कहे थे? जब ये खबर आई बॉस के पास, बॉस बड़े नाराज कि 5 लाख के 50 लाख करवा दिया आप लोगों ने, और मुझसे साइन भी करवा दिए, मुझसे साइन भी करवा दिए।
उसमें अकाउंटेंट ने क्या किया, खट से, सर मेरे जूनियर से इसने सर चेक बनाया था, बहुत नालायक है सर, ये काम ही नहीं करना चाहता। तो उसको दो चार गाली दिलवा दी बॉस से, और थोड़ी सी खुद को गाली पड़ी उसको भी, पर उसका कॉलर उठता है, हाँ ठीक है भाई, तू गलती नहीं करता, तेरी गलती जूनियर की, ठीक है भाई, आगे से तू ध्यान रखियो, आगे से तेरी जिम्मेदारी है, मैं सुनूंगा ना जूनियर की, मैं जूनियर से नहीं कहूंगा कि तू की गलती क्या हुई, कैसे की, तू देखेगा, हाँ सर मैं देखूंगा। वो बन गए अपने आप को होशियार। अकाउंटेंट ने क्या किया, अपने आप को बचा लिया और जूनियर को पटवा दिया उसने। और बॉस जूनियर से नहीं कह रहा, उससे कह रहा है, अब उसने अकाउंटेंट ने आगे कितना सुना था, उसे 4 गुना जाकर उसने जूनियर को सुना दिया। क्या निकला रिजल्ट अल्टीमेटली, अगर वो अकाउंटेंट पर चेक कर लेता कि ये चेक कितने का बनना है, तो गलती होती। और वो जूनियर को इतना वो होता कॉन्फिडेंट, ये चीज देख लेता कि चेक बुक में क्या क्या चीजें होती हैं, तो क्या वो गलती करता, नहीं करता। इसीलिए आपको बताया जा रहा है, हर चीज का लॉजिक अगर समझ में आएगा ना, तो बहुत चीज समझ में इजी होती जाएंगी। चेक की बात करते हैं, तो मिस्टर ए ने चेक इशू किया 5 लाख का, 5 लाख इशू किया टू मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चेक इशू कर दिया 5 लाख का। तो एक सिंपल सी बात है, आपको सर कुछ नहीं है, तो एंट्री पास कर देंगे, एंट्री पर भी नहीं जा रहे। अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की, तो क्या क्या प्रोसेस रहेगी। अब चेक करना है, परफॉर्मेंस चेक करना है बस। आप कहोगे सर बहुत सर कॉमन सी चीज करवा रहे हो, सर भैया कॉमन सी चीज है, पर मुझे तो खास लगती है, तो मैं बता दे रहा हूँ। आपकी चॉइस हो तो समझो, वरना कोई बात नहीं। चेक का कुछ ऐसे होता है फॉर्मेट, नाम ऐसे यहाँ पे हो गया, पे टू, किसको पे करना है, ठीक है, अमाउंट हो गया, और फिर इसमें बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर होता है अपना अपना वाला अकाउंट नंबर बैंक का, ठीक है, और ब्रांच वगैरह, आईएफएससी कोड वगैरह, ब्रांच नेम, तमाम एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती है, बैंक की डिटेल वगैरह, जो बाई डिफॉल्ट छपे हुए आपका जो अकाउंट नंबर होगा आपका, वो यहाँ पे पड़ा होगा। मान लो किसी का अकाउंट नंबर है 1520 40 30 40 77 75, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 का हो गया, 16 डेट के अकाउंट नंबर आते हैं, तो अकाउंट नंबर ये वाला हो गया। अब यहाँ पर हो गया आपके अमाउंट का कॉलम, यहाँ पे आपकी होगी डेट, पहले तो डेट खुले में आती है, आजकल तो डेट भी बॉक्स में आके आने लगी, बॉक्स इस तरह से, ये बॉक्स में आके ये लिखा हुआ डी डी एम एम बाई 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 बाई, ये लिखा होगा, यहाँ पे ये होगा प्रिंटेड ईयर पड़ जाता है बहुत सी जगह, लेकिन डी डी एम एम आई होता है, इसमें क्या है, डेट हो गई, मैंने आज की डेट डालें 18 जनवरी 2026। अच्छा आप कहोगे सर यहाँ पे आपने सर डेट डाली है, वो डेट डाली है आपने, क्या बस 26 डाल दिया है। देखो चेकबुक में 2026 डाला इसलिए गया है, एक सॉफ्टवेयर है एक्सेल, उसमें क्या होता है, आपने अगर इस तरह से डाला ना, तो मंथ का मंथ की डेट और डेट का मंथ, वो आगे पीछे कभी कभी हो जाता है, वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, माथा का मिलता है इसका बहुत सारा, कि आपने 2026 डाला, अगर इसका फॉर्मेट आया एक्सेल में बाई डिफॉल्ट की ईयर मंथ और डेट, तो वहाँ पे कैसे होगा तारीख आज की 26, और मंथ में आएगा आपके 01, और तारीख में आएगा 18। अब आप कहोगे कि साहब ये तो 26/1/2018, इसको देख के कोई जो बंदा नहीं जानता होगा, वो इसे ये समझेगा, गलत हो गया। और अब यहीं पे अगर यहाँ पे 2026 लिखा होता, तो 2026 लिखा होता, 2026/01/18, कहते कि सर ठीक है, फाइनेंशियल ईयर पहले आ गया। इसीलिए बैंक में ये चीज ध्यान रखी जाती है। और बिल बनते हैं ना, जो जो हम सेल बिल बनते हैं, जो इनवॉइस करते हैं, तो उसमें भी लोग बात चीज का ध्यान रखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर पूरा खोलें। डिपार्टमेंट की ओर से भी पाबंदी नहीं है, आप ये चाहो तो 2026 मत लिखो, 26 भी लिखो चल जाएगा, लेकिन अगर फॉलो कर रहे हो तो कर लो अच्छे से, वरना कोई बात नहीं। जहाँ पे कंपलसरी है, मैंडेटरी है, वहां तो मैं आपको कहूंगा करो, जहाँ मैंडेटरी नहीं है, मतलब नहीं, तो आपका समय खराब करो बताने के लिए, जिसमें मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे अमाउंट तो आ गया, अमाउंट में बाय डिफॉल्ट रुपीज यहाँ पे लिखे होते हैं, रुपीज। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ लिख दिए, अच्छा यहाँ पे सिग्नेचर आएगा, तो बहुत सी जगह तो अब तो ज्यादातर जगह ये हो गया कि चेक बुक आती है तो अपने घर पे एड्रेस पे तो नाम आ गया, जैसे उनका नाम मिस्टर ए, मिस्टर ए ने चेक कर यहाँ पे आएगा, मिस्टर ए का नाम आएगा, ए नाम आ गया, और यहाँ पे लिखा होता है साइन एबव, साइन एबव, कि भाई आप साइन कर दीजिए, इन्होंने साइन अपना कर दिया,
ठीक है, इनका साइन ऐसे हो गया। अब यहाँ पे अमाउंट हो गया, यहाँ पे अमाउंट हो गया, यहाँ पे बर्थ में हो गया, किसी का 5 लाख है। पहले मैं सोचा था ये कि यहाँ पे ऐसे क्यों करते हैं, इसके पीछे एक बड़ा रहस्य कि पहले यहाँ पे मैं तो लिखता हूँ, बताता हूँ उसके बाद अच्छा सा एग्जाम्पल है। 5 लाख, तो यहाँ पे अमाउंट 5 लाख ओनली। यहाँ पे भी रुपीज में आपको लिखा होता है पैसे, अमाउंट रुपीज। सब में चेक बुक इसमें नहीं है, तो इसलिए तो रुपीज 5 लाख ओनली। अब तो इसमें भी आगे ये 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 बहुत कर लिया करो भैया, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आदमी को इसमें जोड़ नहीं सकें। और ओनली वर्ड इसलिए, जैसे कि कोई ओनली नहीं लिखा होगा तो बंदा भी जोड़ सकता है। आप चाहो तो 5 लाख के बाद ये कर सकते हो, तो ओनली लिखने से ये आप भी हो जाते हैं एनसीओ की अमाउंट हमारा कंफर्म हो गया। अब मैं बताऊँ आपको यहाँ पे कि ये 5 लाख के बाद ये मैंने ये इक्वल लगा के डबल जीरो क्यों किया। इसका वैसे इसका मतलब होता है हमको, जैसे किसी का अमाउंट है 5 लाख और यहाँ पे 75 पैसे, तो इससे ऐसा, इस तरह से होता। पर क्या है कि यहाँ पे तो 5 लाख रुपए पूरे हैं। एक अकाउंटेंट थे, अकाउंटेंट ये मतलब समझो कि अकाउंटेंट क्या करते थे, जैसे कि उनके पास पैसे की फंडिंग दिक्कत रहती थी कंपनी में उनकी। मुझे कल की सी बात याद है कि वो बताते, पहले के जमाने की बात है, अब तो खैर इतना बैंकों में नहीं रहता। तो वो क्या करते थे, बैंक गए, देखा फंड बैंक में नहीं है, पैसा बैंक में नहीं है खाते में। तो वो बैंक में जाते थे और मिले उनसे, कितने चेक आए क्लियर के लिए, अरे इतने चेक आए। अब क्योंकि थोड़ी दोस्त की फ्रेंडशिप थी, जो बैंक रोज जाओगे तो दोस्ती हो जाती है। तो जो चेक क्लियर करने वाले बंदे थे, चेक उन्होंने चेक देख लिया कि कौन कौन से चेक आए हैं। अब वो बिना बताया उसको कि मैं क्या कर रहा हूँ, चुपचाप से लेके उन्होंने यहाँ पे लेके पैसे डाल दिए। अब यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है, अमाउंट में मिस्टेक कर दी, हैप की जगह एफ को लेकर पी बना दिया, आई को लेकर कुछ बना दिया। मतलब वो इस तरह से कर देते थे कि वो चेक वर्ड और उसमें हंस जाए, या सिग्नेचर में कुछ कर देते थे गड़बड़, डेट में गड़बड़ कर देते थे। जैसे मंथ पड़ा यहाँ पे, ये ईयर है 2026 है, लेके उसमें बहुत साफ सफाई ऐसे लेके कर दिया, अच्छा है, कर लो चेक पास। आपको क्यों कर रहे हैं, वो बंदा इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसके पास पता है खाते में पैसे है नहीं। अब 5 लाख रुपए खाते में है नहीं, चेक बाउंस हो जाएगा अमाउंट की वजह से, तो दिक्कत रहेगी। क्योंकि अब तो जेल भी है, कि जेल है, 6 महीने की जेल, फिर पेनल्टी अलग है। और तो वो क्या करते थे उस टाइम पे, वो ये करते थे कि यार इसमें ऐसा कर दूं कि लेके साहब ये ईयर दिखाई देगा तो क्या दिखाई देगा, डेट मिस्टेक, कि साहब डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, इसलिए ये गड़बड़ हुई है, चेक बाउंस इसलिए हुआ है। मतलब अपनी ओर से वो गलती अपनी नहीं दिखाना चाहते कि पैसा नहीं है, वो किसको फंसा रहे हैं, जो चेक प्रेजेंट कर रहा है। यानी कि पार्टी जो चेक ले गई थी मांग के पेमेंट के लिए, बहुत सी पार्टी होती ना, भाई साहब चेक दो तब माल मिलेगा। आपको मैं जो किस कॉन्सेप्ट पे लेके आऊँ ना, आपको वो कॉन्सेप्ट समझ जाएगा मैं क्यों चेक के साथ क्या बनी, बहुत डिमांड ड्राफ्ट। तो जब उसने इस तरह से कर दिया, वो चेक उसका बाउंस हो गया और बैंक से लिख के आ गया क्लैरिकल मिस्टेक, या इंस्ट्रूमेंट डेट मिस्टेक। इंस्ट्रूमेंट मतलब चेक, चेक को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो अब आप उठाओगे, देखो वो क्या है भाई ये। अच्छा इसमें एक ही और, इसमें भाई चेक नंबर भी पड़ा होगा। चेक नंबर होते हैं ना, जैसे ये चेक नंबर का मतलब जैसे चेक है, तो 6 डिजिट कोड मान लो, 00000005 हो गया। और एक उसमें होता है 9 डिजिट का होता है, उसके अंदर जैसे 282 आगे का है। मुझे तो प्रॉपर याद नहीं है, पर मान लो 1 2 3 4 3। इसमें कुछ ब्रांच का लिंक होता है, ब्रांच कोड है, बैंक कोड सब लिखे होते हैं, ये सब कुछ बताते हैं उसके बारे में, ये सब चीजें। तो ये तो चेक नंबर हो गया, ये हो गया ब्रांच की डिटेल और बैंक डिटेल सब उसमें होती है। इसको बोलते हैं माइकर। जो माइकर होता है, ये चेक नंबर हो गया। एक आईएफएससी कोड होता है, तो आईएफएससी कोड में लोग जानते नहीं होंगे, आईएफएससी कोड के अंदर 4 डिजिट जो पहले होंगे, 4 डिजिट, वो होते हैं अल्फाबेट, ABCD। अल्फाबेट में आएंगे, कुछ नहीं होगा। फिर मैंडेटरी है जीरो, फिर जीरो मैंडेटरी, जैसे कंपलसरी है मैंडेटरी, जीरो आपको मैंडेटरी मिल जाएगी, मैंडेटरी। यहाँ पे चाहे फिर वो फिर से लिख दें ABCD भी लिख दें, तो कितने डेट तक आएंगे, 11 डेट तक आते हैं। यहाँ पे जैसे आपका है, एक वो बैंक है आर्यव्रत, उसका ऐसे लिखा होता है आर्य बैंक का, ARARYA। अगर मैं सही हूँ तो 1 2 3 4 8 9। और फिर इसके बाद
आर्यावर्त बैंक। तो जो कि नॉट एट, दो एट और जोड़ लो, बैंक ऐसी मुझे थोड़ा सा याद कम आ रहा है क्या है कोड, ऐसे कर लो। तो उस तरह से इसमें लिखा हुआ है इस तरह से ABCD, और ये आपकी 6 और 4 10, जीरो मैंडेटरी है। जीरो यहाँ पे आपको मिलेगी मिलेगी। यहाँ के रेट यहाँ पे अल्फाबेट में पड़ गया, यहाँ पे हो गया। वैसे जैसे PNB बैंक का है, उसका कैसे PN का PUNB, ये उसका फिक्स है। फिर जीरो, फिर उसका बाद में फिर को लगा देते हैं अपने, जैसे कहीं कहीं का है 300, किसी का है 3000, चार और तीन 7 और चार 11। ये यहाँ पे एक बैंक ब्रांच का ये वाला है, कल मैं देखा था एक ब्रांच का PNB सेम था, उसमें एक दो तीन। मैं कह रहा ये तो ये ब्रांच तो वहाँ पे तीन तो, बोले भाई तीन तो नहीं, तीन यार इसमें, हाँ 3 यार तो अलग बैंक होगी। यानी ब्रांच कोड से PNB से या IFSC मिल रहा है। तो हम आज की डेट में अकाउंट नंबर और IFSC कोड बहुत मैंडेटरी है। एक टाइम पे इनकम टैक्स में जब पैसा आपका आता था, रिफंड आता था, तो वो मायका कोड मांगते थे। मायका कोड ये वाला, ये और बैंक अकाउंट दो चीज मांगते थे आपसे। अब चूंकि IFSC कोड बहुत ज्यादा हिट हो गया है, तो अब IFSC अब ज्यादातर लोग क्या मांगते हैं, अकाउंट नंबर और IFSC कोड, ये ज्यादा मांगते हैं। अब चेक में हम ये गड़बड़ कर सकते हैं, और चेक देना अपने आप में कंफर्म अमाउंट नहीं है आपका कि पैसा मिल जाएगा। आप कहोगे चेक आ तो गया, हम उसको जेल में डाल देंगे। भाई व्यापारी व्यापार करेगा कि जेल में डालते रहेगा? व्यापारी व्यापार करेगा, जेल में डालते रहेगा बैठ के कि बस जाके केस करते रहो? व्यापारी चाहता है भैया शांतिपूर्वक काम करते रहो। व्यापारी को डरपोक कहा जाता है, लेकिन व्यापारी सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। क्यों? वो जानता है कि मैं अगर झगड़ा करते रहूंगा, व्यापार कर नहीं पाऊंगा। और अब देख लेना, जितने भी लोग झगड़ा करने वाले दुकानदार होंगे, और उनके पास ग्राहक भी रहता है, कहता है यार झगड़ा बंदा करते रहता है, कभी चेहरे बात ही नहीं आती, क्यों जाए इसके पास? अरे यार बंदा बेकार है बहुत ज्यादा। क्यों है वो? इसलिए क्योंकि वो झगड़ा किए जा रहा है, झगड़ा किए जा रहा है, झगड़ा कर रहा है, ये चीज नहीं की है। अरे मैं इससे तुम्हें मर्जी, जाओ यहाँ से जाओ। मतलब एक होता है कि भाई साहब देखो, रेट बढ़ गई है, हो नहीं पाएगा। एक मेरी बात हुई एक दुकानदार से, मैंने कहा भाई ये वाला आइटम इतने का, मैंने हमको तो कुछ डिस्काउंट कर दो। तो वो बंदे बोले अरे हमारी कॉस्टिंग वगैरह पड़ रही है। तो उनके जो बॉस बोले मुझसे, अरे उस वाली कंपनी में तो ये वाला इतने का आता है। तो उन्होंने उनको 400 रुपये बढ़ा के बताए, इतने का आ रहा है, तो हमारा तो फिर भी एकदम ओरिजिनल आइटम मिल रहा है आपको, क्या दिक्कत है? तब मैंने कहा ये है असली व्यापारी। समझा दिया उन्होंने। आप लोग जो कह रहे हो ना ऑन कॉस्टिंग वगैरह, इसको समझ में कम आएगा आदमी को। जहां उन्होंने 2,000 रुपये कहा, मैं समझ गया भाई ये आदमी, अब इन्होंने क्लियर कर दिया कि अब ये कम पैसे कम करने वाले नहीं है। और उनको मेरा इंटेंशन ये थी जानना कि कितने रुपए को कम करने की इंटरेस्टेड है। मैं वैसे डिस्काउंट मांगता नहीं, पर मेरा था मैं देखते हुए मैंने कितने रुपए कम करते हैं। पर वहां पे उनके जब बॉस बोले कि नहीं भाई, ये तो प्राइस यही है, क्योंकि हमारा ये तो और कंपनी और महंगा बेच रही है। मैंने कहा भाई आप सबसे अच्छे व्यापारी हो, आपने एक वर्ड में समझा दिया कि चीज कितनी है। पर उन्होंने वो कहा था, इतना कहा था पोलाइटली वे में, ना मुझे खराब लगा सुन के वो, और मैंने अच्छे से समझ गया कि हाँ इनके हिसाब से पैसे कम नहीं होने की मना कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप अच्छे व्यापारी हो तो आपको जो सामने वाले से अच्छे से बात करना आना चाहिए, ना कि झगड़ा करके बात करोगे। और झगड़ा करने वाले जितने व्यापारी होते हैं ना, उनके पास झगड़ा करते जाते हैं। करना मतलब जाना। आप भी समझो जितने भी ये मॉल वगैरह क्यों चल रहे हैं, आप देखते हो वहां पे जब काउंटर पर घुसते हो तो वहां पे हंसती हुई लड़कियां मिलती हैं, क्यों? कस्टमर आता है तो उसको एक हैप्पीनेस फील होती है, इसलिए। तो जो भी व्यापारी होगा उसको पहली उसकी चीज है कि चेहरे पे स्माइल, मुस्कुराने वाली बात। दूसरा, ग्राहक को एक वो देना विश्वास कि मेरे जो आपको बेच रहा हूँ प्रोडक्ट बहुत सही है। और जब वो ग्राहक उसे वापस करने आए कुछ आए, तो उस समय उसको समझदारी से उसको निपटे कि कम गड़बड़ में, यानी कि उसको भी उसमें ग्राहक का हित भी समझाए, अपना हित भी समझाए, और दोनों का हित समझा के उस चीज को अच्छे से व्यापार कराए। ये नहीं कि उसे झगड़ा करने बढ़ जाए, आपने ऐसे कैसे बोल दिया मुझसे, आपने ऐसे कैसे हो गया, ये नहीं होता। ठीक है। अब यहाँ पे बात आई चेक में हमने जैसे दे दिया, हमें क्या नीड थी उस टाइम पे कि हम उस समय डिमांड ड्राफ्ट बनाते। डिमांड ड्राफ्ट क्या था? बट जब कॉन्सेप्ट समझोगे, क्योंकि कभी एग्जाम में आ गया कि डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, उसमें आप गड़बड़ नहीं करोगे। कभी इंटरव्यू पूछा गया कि आज की ये वो है पीढ़ी, जानते हो डिमांड ड्राफ्ट क्या था हमारे टाइम पे? वहाँ पे आंसर आंसर मैं जानता हूँ, मैं पढ़ के आया हूँ। आप बताओगे ना, वो कहेगा सवाल और जॉब पे रख लेगा आपको, बता दे रहा हूँ। तो डिमांड ड्राफ्ट क्या था? जैसे चेक, चेक में ये सब हो गया सब प्रॉपर। अब डिमांड ड्राफ्ट में क्या होगा? सब कुछ सेम पैटर्न, सब कुछ सब कुछ सब सेम पैटर्न। आप कहोगे सर फिर अंतर क्या है? अंतर ये है, डिमांड ड्राफ्ट में क्या रहेगा कि यहाँ पे अमाउंट भी रहेगा, ये साइन किसके साइन होंगे? ब्रांच मैनेजर के। यानी कि ये ब्रांच मैनेजर जो है बैंक वाला, उसके सिग्नेचर होंगे। आप कहोगे कि "अरे सर कहानी चेंज हो गई, अभी तक तो हम साइन कर रहे थे, अब वो साइन क्यों कर रहे हैं?" डिमांड का भी चीज तो है
कि वो साइन कर रहा है कि मैंने पैसे प्राप्त कर लिए। समझ में नहीं आया ना? अब मैं समझाता हूँ कि ये हमने पे में मिस्टर बी आएंगे। पे में मिस्टर बी जो पहले आए थे वो मिस्टर बी आएंगे यहाँ पे। डेट भी वही आएगी। अमाउंट सब यहाँ पे सही आएगा। और अब आप कहोगे सर आईएफएससी कोड सब चीज आएंगी। वहां पे नीचे नंबर होगा पर ये चेक नंबर हमारा चेक नंबर नहीं होगा। ये बैंक का डीडी नंबर ये होगा। डीडी नंबर बैंक का डीडी नंबर पड़ा होगा। बैंक का ये जो कि तो पड़ा होगा बैंक का ये माइकर। आपको सर अंतर समझ में नहीं आया कि डिमांड ड्राफ्ट का अंतर क्या रहा। चेक बुक से डिमांड ड्राफ्ट का अंतर क्या रहा। चेक बुक से डिमांड ड्राफ्ट का अंतर ये रहा, जो हमारी चेक बुक है, हमने चेक बुक से चेक इशू किया तो 5 लाख रुपए का हमने चेक इशू किया, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो पैसा आपको मिल जाए, सामने वाली पार्टी को पैसा कैश हो जाए, ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट जो था, डिमांड ड्राफ्ट में कॉन्सेप्ट ये वाला है कि वो जब आप बनवाते हो तो बैंक आपसे पूरा पैसा ले लेती है। यानी कि मिस्टर ए जब डिमांड ड्राफ्ट के लिए मिस्टर बी कहेंगे तो बैंक जाएंगे अपनी वहां पर जाके वो डिमांड ड्राफ्ट के लिए लगाएंगे एक एप्लीकेशन। वो कहोगे सब कैसे एप्लीकेशन, वो अपने चेक को लिख बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे योर सेल्फ कैसे यहाँ पे लिखेंगे वो योर सेल्फ। कौन लिखेंगे? मिस्टर ए ये योर सेल्फ लिख के इसकी बैक साइड पे क्या लिख देंगे? बैक साइड पे क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्लीज मेक अ डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ मिस्टर बी ब्रांच नेम आईएफएससी कोड। उन लोगों से आईएफएससी कोड नहीं चलता था, मैं आपको लिख दिया आपके लिए आईएफएससी हो गया। आईएफएस है उसी का मतलब कोड ही है आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर। और क्या लिखेंगे इसके अलावा? लिखेंगे इसके अलावा ड्राफ्ट का अमाउंट 5 लाख। और यहाँ लिख देंगे बैंक कमीशन। बहुत सी जगह बैंक कमीशन वहां पे लिखना पड़ता है। बैंक के चार्जेस, मैंने बैंक ने कहा कि 5 लाख का डीडी बनवाओगे तो 5 लाख के डीडी बनवाने में आपको 100 रुपए चार्ज पे करना चाहिए, यानी कि वो 5 लाख 100 रुपए ये उसकी जेब से कटेंगे। तो और इसके बाद बंदा को अपने सिग्नेचर मारता था मिस्टर ए, यानी उसने एक साइन आगे किया, एक साइन आगे किया, एक साइन पीछे किया और फिर लिख के उसने बैंक में ये जाके ये दिया। जब वो डिमांड जब वो ये चेक देगा ऐसे लिख के आगे से ऐसे लिखा और पीछे लिखा ये, तब बैंक यहाँ पे अमाउंट भी लिखा गया 5 तो 100, वो यहाँ पे 100 लिखेगा क्योंकि 100 रुपए है ना 50 100 इसलिए। ठीक है, तो वो बैंक में जब जाएगा जमा करने तो बैंक वाला जो बैंक मैनेजर है उसके कहेगा आप डिमांड ड्राफ्ट देने आ जाइएगा 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद। अब वो जाएगा डिमांड ड्राफ्ट देने, कब जाएगा? सुबह लगा के आया माना तो वो 11 बजे 12 बजे जब यहाँ पे 2 बजे जाएगा। सर मेरा सर डीडी था, शॉर्ट फॉर्म में डीडी डिमांड ड्राफ्ट कितने का था भाई? सर 5 लाख का था। नाम क्या पार्टी का? आपके लिए पूछ रहा है आप कौन सी पार्टी? सर मिस्टर ए की नाम से थे और पार्टी का नाम से बी। अगर पूछे वैसे तो ज्यादातर दे देते हैं क्योंकि वो कॉमन से होते हैं कि भाई आदमी जो मांगने आया है इतना विश्वास की साहब ये 5 लाख का था डिमांड ड्राफ्ट, ज्यादा सवाल नहीं करते। फिर भी ये कि और काउंटर चेक भाई किसके नाम से चेक था, कौन सी ब्रांच थी? कभी कहते हैं ना जैसे कोई चोर पहुंचा कि लाया चेक मारे गायब कर दूं माथे डिमांड ड्राफ्ट, तो करने को रहेगा ना डर उसका। पर आपने जब पहले से अपने कह दिया सर मिस्टर बी के नाम से 5 लाख का डिमांड ड्राफ्ट होगा, अरे भाई ठीक है बंदा सही होगा। और वैसे तो ज्यादातर बैंक के अकाउंट ही नहीं जाते थे, कभी कभार किसी बंदे को भेज दिया तो बैंक वाले उसमें दे दिया करते थे, आपत्ति नहीं करते थे। देखते बंदा नॉन सा लग रहा है, देखिए थोड़ा सा तो ऐसा रहता था। बता रहा प्रैक्टिस में होने को ये नहीं कि कोई भी चले जाएगा, बड़ी बड़े शहरों में तो ये चीज होती नहीं थी। तो फिर इसके अंदर ये बात रही। तो अब आपको कहोगे सर इसमें अंतर क्या पड़ा? अंतर ये पड़ रहा है मिस्टर ए ने पेमेंट बैंक को कर दिया, जो सेल्फ लिख के जो कहा ना कि पैसा ये वाला आप देखो क्या ये इनको देना है, तो मिस्टर ए ने 5 लाख तो पार्टी के और 100 रुपए बैंक चार्ज दोनों उन्होंने पे कर दिए। तो जो मिस्टर बी है बहुत ऐसे हो गए, बहुत उनको श्योर हो गया, टेंशन नहीं है मुझे कि पैसा उनका कहीं खतरे में। क्यों? उनके पास 5 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आया है। डिमांड ड्राफ्ट मतलब क्या हुआ? इनकी बैंक ने पैसा इनके खाते से काट लिया, मिस्टर ए के खाते से काट लिया। ठीक है, खाता काट दिया पैसे उसमें से 5 लाख रुपए, और 5 लाख रुपए यदि काटे जिस बैंक का नाम आईएफएससी कोड ब्रांच नेम पर लिखा था उसके नाम में अपने यहाँ से क्रेडिट कर दिए। क्रेडिट करके मतलब उसके नाम में चढ़ा दिए पैसे, किसी के नाम में पैसे चढ़ा दिए गए।
यानी कि एडवांस पेमेंट दिखा दिया। मिस्टर बी के पास जब वो डीडी पहुंचेगा तो मिस्टर डी क्या करेंगे, मिस्टर बी क्या करेंगे, मिस्टर बी जो है उस डिमांड ड्राफ्ट को लेके बैंक जाएंगे, वहां पे लगाएंगे अपने पास क्लियर के लिए, और बैंक उस डिमांड ड्राफ्ट को देखते ही एडवांस तुरंत पैसे कैश कर देगी। कैश मतलब खाते में पैसे ट्रांसफर कर देगी। चेक में क्या होता था, 2 दिन लगते थे। अब बैंक का नियम आ गया ये वाला कि अगर आपने किसी को चेक दिया है सेम डे क्लियरेंस से, तो बहुत से लोग सोचते थे कि यार चेक देगा 2 दिन बाद तो पैसे जमा कर देंगे। नहीं भैया, आप मत करना, आप पैसे जमा रखना। अगर चेक बाउंस हो गया तो फिर आपके ऊपर भी वो पेनल्टी लग जाएगी और वो सजा प्रावधान जेल का तैयार रहना उसके लिए। तो इसके बाद समझ में आ गया मैं इतनी कि अगर हमने जब चेक बनाया था, चेक में हम जो मिस्टर बी थे वो ऐसे नहीं थे, पैसा आएगा नहीं आएगा, हो सकता है मिस्टर ए डिफॉल्ट हो जाए। जो डिमांड ड्राफ्ट था वो आया 5 लाख का, वो बल्ले बल्ले यार 5 लाख रुपए आ गए मेरे, क्यों, कंफर्म वाला अमाउंट है। और चेक आता यार जमा कर दे बैंक में, वो उस समय थोड़ा डाउट भी यार शायद पैसा बंदे का आया नहीं आया, या बंदे ने पूछ लिया भाई चेक लगा दूं क्या, भाई लगा दो, अरे यार पैसे नहीं है अभी रुक जाओ 2 दिन रुक जाओ, ये भी होता था। पर डिमांड ड्राफ्ट आ गया, अरे पैसे पक्के। तो पहले क्या करते थे पहले के टाइम पे कि सर हमको आपसे डिमांड ड्राफ्ट भेज दीजिए आप, और फिर उसमें भी ये होता है नाटक कि हाँ सर डिमांड ड्राफ्ट से भेज दिया, भेजा कुछ नहीं है, वैसे डिमांड ड्राफ्ट आया ही नहीं। आपने कहा भैया वो मैंने कह दिया था स्टाफ से, फिर वो स्टाफ बता रहा है कि बैंक में तो है टेक्निकल फॉल्ट, तो इसलिए वो 2 दिन आपका वो डिमांड ड्राफ्ट डेट बनाए आपको भेजता हूँ। तो पार्टी बड़ी गुस्सा होती थी, बता 2 दिन इसने पेमेंट मेरा होल्ड कर लिया, समझे। जो पार्टी चाहती थी पैसा तुरंत आ जाए, वो 2 दिन बाद फिर मतलब उसको परेशान होना पड़ रहा है। परेशान होना पड़ रहा है तो क्यों होना पड़ रहा है, इसी वजह से वो चेक की दिक्कत थी और डिमांड ड्राफ्ट को मैं लेके आया, तब भी लोग आज में कर लेते थे। तब भी लोग ये कर दिया करते थे कि भाई एक काम कीजिए उस डिमांड ड्राफ्ट का हमको नंबर बता दीजिए, नंबर और डेट, अमाउंट नंबर डेट, क्योंकि अगर डिमांड ड्राफ्ट का नंबर तुम पे होगा यानी कि आप गड़बड़ नहीं हो। अब पार्टी में बहुत से बंदे चिट जाते थे, अरे ये क्या बात है आप हम पे इल्जाम लगा रहे हो कि हम क्या चोरी कर रहे हैं, आपसे कह तो रहे हैं पैसे आपके बन गया डिमांड ड्राफ्ट। वो क्या कहता है भाई साहब बस आपसे पूछ रहा हूँ डिमांड ड्राफ्ट का नंबर ये बता दो, बस नंबर बता दो और डेट बता दो, डेट क्या है अमाउंट बता दो, मैं आपसे कुछ तो मांग नहीं रहा हूँ, ये चीज बता दो। क्योंकि वो जानता है अगर इसका डिमांड ड्राफ्ट बन गया, अगर इसका डिमांड ड्राफ्ट बन चुका तो ये चाह के भी बैंक से पैसे वापस दे सकता नहीं है। बैंक क्या करती है अपने पास नोट कर लेती है, उसको पार्टी को खबर कर देती है फला बैंक को कि साहब आपके खाते में इतने रुपए क्रेडिट है। एक मैसेज होता है जो होता है इंटरनेट मैसेज, वो चले जाता है, पैसा उसके पास फिजिकल नहीं आया पर वो खबर आ गई पैसे जमा है। सेटलमेंट बैंक में का होते रहता है साहब से अपने, तब वो सेटलमेंट होता है कितना रुपया आना कितना देना इस तरह से रहता है। तो इसके बाद क्या क्लियर हुआ आपको कि आप लोगों से काफी समय से साफ कर दिया, मैं आपका बेसिक बस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, फिर तो हम दौड़ेंगे। तो इसलिए चेक बुक को हमने थोड़ा सा कम। और बताऊं आपको एक बात और, जितने भी जमीन जायदाद खरीदने के किस्से होते हैं ना, उसमें डिमांड ड्राफ्ट बहुत पहले बहुत चलता था डिमांड ड्राफ्ट, अब भी चल रहा है। और चेक बुक को कब देते हैं वहाँ पे प्रायोरिटी, चेक में रहता है कि साहब चेक आज दिया पास हो गया, उसके बाद बनवाते जाके वो जमीन की, जैसे किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी, माने किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी 5 करोड़ की, उसने कहा भाई कि मैंने इनसे सर चेक ले लिया 5 करोड़ का, तो वो बंदा 5 करोड़ का चेक अपने बैंक में बंदा कैश करवा लेगा, उसके बाद उनके नाम पे रजिस्ट्री करने वाला है, ऐसे नहीं कि बस चेक देख के रजिस्ट्री कर ली। आप कहोगे ऐसा हो सकता है क्या कि पैसा वो मार ले, भाई वो उसने उसके नाम में कर ली, क्योंकि वहां पूछा जाता है, तहसील जो होती है, तहसील हर होती है स्टेट में, हर राज्य में हर शहर में ऐसी होती है, जो होता है जिला डिस्ट्रिक्ट की तहसील होती है। तहसील में भी पूछता है तहसीलदार जब आपकी वो करवाता है रजिस्ट्री, क्या आपको पैसा मिल गया पूरा, क्या पैसा मिल गया, क्या पैसा मिल गया, आप उनको हाँ पैसा पूरा मिल गया, पैसा पूरा प्राप्त हो गया, आपको बोलना पड़ता है। अगर पैसा आप पूरा प्राप्त उन्हें बोल दिया तब वो आपके नाम में उसके ट्रांसफर कर देगा। तो जब वहां पे आप हाँ बोलिए आए और बैंक में पैसा आया ही नहीं, तो कौन फंसेगा, कौन फंसेगा, आप फंसोगे भाई, आप तो अपने प्रॉपर्टी भी दे दी और पैसा भी चला गया हाथ से, कोई पैसा आया नहीं, जब चीज आई नहीं तो लॉस हो गया। इसलिए डिमांड ड्राफ्ट वहां भी चलता था। अब उसका रूप ले लिया आरटीजीएस में। अब मान क्या लिखा होता है कि फला आरटीजीएस नंबर, उसका यूटीआर नंबर ये, इसका पेमेंट इनका कर दिया गया। अब आरटीजीएस चलते हैं बहुत कि 5 करोड़ का आरटीजीएस हो गया था उनको, तो बड़ी बात नहीं है। ये इसका मतलब ये हुआ हमारा, क्या मतलब हुआ अल्टीमेटली कि डिमांड ड्राफ्ट अपने आप में बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट लेके आया था, क्रांति इस चीज की, कि जो चेक में गड़बड़ी की थी वो वाले काम यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट में हो नहीं पाएंगे। आप कहोगे यहाँ भी तो डेट डेट वेट मतलब correct कर सकता है, भाई कर ले करेक्ट, मैं क्या कर ले करेक्ट, पर जो बैंक वाले ने वहाँ पे खबर भेज दी, वो तो खबर तो उसकी सही है, माजल के रहेगा वो आपके पास चेक नंबर इस वाली फला पार्टी का, वो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर, मैसेज जाता है पूरी खबर होगी, इस वाली पार्टी का पैसा गया इस वाली खाते में, ये नाम है, ये सब कुछ लिखा होता है उसमें, जिससे कि डिटेल सब मैच हो जाए। तो क्लियर हुआ कि चेक और डिमांड ड्राफ्ट किससे चलते थे,
जो कॉन्सेप्ट है अच्छी से समझ में आए तो बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सबसे हमारी चेक और डिमांड ड्राफ्ट। ऐसा अगला पॉइंट आगे बढ़ते हैं। तो एक बात तो आंसर आपको हो गई कि जब भी कोई कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा चेक क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, बता दोगे सर ये होता है, कोई दिक्कत नहीं। डाउट मैं समझता हूँ कि मैंने आपको इसमें शायद दोनों को अच्छे से बता दिया है। यहाँ पर से यहाँ लिखते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन। ये भैया कौन कौन से होते हैं, पहले लिखो आप IMPS। IMPS इससे बहुत अब कंफर्टेबल होनी चाहिए मेरे हिसाब से। NEFT नेफ्ट। तीसरा RTGS। ये वो वाले भाई साहब, ये RTGS वाले भाई साहब, हम जिनकी बात कर रहे थे कि ये एक भाई साहब है RTGS वाले। और एक छोटा सा और सबसे ज्यादा पावरफुल UPI, जो इस समय सबकी सबका बंदे ने काम खराब कर रखा है। यूपीआई IMPS को खा गया है, नेफ्ट को सबको खा गया, ये यूपीआई के लिए काम कर रहा है। टेक्निक सबसे लेटेस्ट चल रहा है, सबसे फास्ट तो यूपीआई ट्रांजेक्शन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। IMPS। IMPS की फुल फॉर्म क्या होती है? इमीडिएट 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 पेमेंट सर्विस। सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगला है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। UPI, यूनिक JQ, यूनिक पेमेंट इंटरफेस। IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। UPI, यूनिक पेमेंट इंटरफेस। ये चार हमारे पॉपुलर इसमें चल रहे हैं। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम जो है IMPS है। आप कहोगे सर NEFT और ये चीज आपने लिखी है, फिर RTGS थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा, बताते जाऊं। जो लोग ऑनलाइन बैंकिंग से कंफर्टेबल हैं उनको बहुत जल्दी कैच कर लिया उन्होंने। और मैं सबको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं जो नई ऑनलाइन बैंकिंग जानते हैं उनके सबको बताऊंगा, बेफिक्र रहिए। यूपीआई से सब कंफर्टेबल है। यूपीआई से मैं समझता हूँ शायद ही कोई कंफर्टेबल नहीं हो, सबकी सब आजकल यूपीआई से बहुत कंफर्टेबल। यूपीआई की तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं आजकल यूपीआई भीम ऐप है, गवर्नमेंट का भीम ऐप चल रहा है, फोन पे, पेटीएम और भारत पे और बहुत सारे मूवी पे तानी कौन कौन से कितने बहुत बढ़िया बढ़िया ऐप अच्छे काम कर रहे हैं और तमाम डिस्काउंट सब दे रहे हैं, बस इंसेंटिव बहुत दे रहे हैं, बहुत सारे यूपीआई दे रहे हैं। मैं किसी की मुझे कह रहा कि ये करो, जो मर्जी वो करो, बस सिक्योरली पे करो। तो अब IMPS की बात करते हैं हम, क्योंकि हमने बात की थी अभी आपसे कि डिमांड ड्राफ्ट की। डिमांड ड्राफ्ट को किसने रिप्लेस किया? NEFT। सबसे पहले डिमांड ड्राफ्ट को किसने रिप्लेस किया? NEFT ने। आपको सर ये कैसे रिप्लेस कर लेगा? हाँ, किया रिप्लेस इसने। हुआ क्या, जब हमारे पास डिमांड ड्राफ्ट जो थे वो बनवा लिए, एक फिजिकल कॉपी है, जब तक पार्टी पे जाएगी नहीं वो पार्टी बैंक में प्रेजेंट कर नहीं पाएगी। बैंक में प्रेजेंट करेगी फिर पैसा मिलेगा, तो टाइम लग गया। मान लिया आपने, मैं बैठा हूँ आगरा में, उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई हमारी ऐसी पार्टी है जो बैठी है कलकत्ता में, पहले नाम था कैलकाटा, अब बोलते हैं कोलकाता। तो कोलकाता में बैठी पार्टी कोई, उस पार्टी ने लेके हमको कोई माल भेजा, हमको यहाँ पैसा भेजना है, हमने लेके उसको माना 5 लाख रुपए भेज दिए, 5 लाख रुपए भेज दिए डिमांड ड्राफ्ट से। अब क्या होगा, वो डिमांड ड्राफ्ट यहाँ बनवाया मैंने और वो हमने यहाँ से भेज दिया। जाहिर सी बात है हमने उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से, और स्पीड पोस्ट चली है आजकल, स्पीड पोस्ट जो कि रजिस्टर्ड पोस्ट को खत्म कर दिया, स्पीड पोस्ट ही रह गई है। पहले रजिस्टर्ड पोस्ट होती थी, फिर स्पीड पोस्ट आई और कुरियर चलती थी। पर क्या है, कुरियर का वो ये कि सरकारी वाला मामला तो अच्छा लोग मानते हैं, पर ये वो भी काम अच्छा कर रहे हैं और सरकारी से अच्छा भी कर रहे हैं कहीं कहीं। पर ये स्पीड पोस्ट उस समय आपस में इतना ज्यादा फाइट चल रही है, स्पीड पोस्ट बहुत अच्छा काम कर रही है और प्राइवेट वाले भी कर रहे हैं, तो अपने आप में सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि लोग बात
जितना पैसा प्राइवेट वाला फायदा कमा के ले आ रहा है, हम क्यों नहीं कमाए? तो गवर्नमेंट भी इसमें काम कर रही है। पर समस्या फिर भी है कि आप किसी को अगर भेजोगे कोई डिमांड ड्राफ्ट 5 लाख रुपए का, आप किसी देखो लिफाफे में भेजोगे, साथ में एक लेटर भी, भाई साहब नमस्कार, मेरे सामने मैंने बोले साहब जमाने, भाई साहब नमस्कार, मैंने आपको डिमांड ड्राफ्ट ये वाला भेज दिया, इस वाले बिल के सेटलमेंट में, या अगर इसमें मैंने 5 लाख की पेमेंट थे, उनके बिल का सेटलमेंट इसमें कर दिया है, और आगे की जो पेमेंट है मैं आपको जल्दी करवाने की करूंगा, भेजने की कोशिश करूंगा, और कृपया करके मुझे आप इतने का माल, ये माल भेजने की कृपा करें, धन्यवाद। मैंने बहुत लेटर देखा ये वाला, इंग्लिश में बात है और लिखी जाती है। अल्टीमेट बात है कि आपस में कम्युनिकेशन की जो होता है, जो नमस्कार भाई साहब बोलना पड़ता है, जिससे अच्छा लगता है सामने वाले को भी। कहोगे सुन भाई चेक ले ले मेरा, वो क्या आपकी बंदा वो क्या आपके एहसान कर रहे पैसा लेके? नहीं ना। तो रेस्पेक्ट से कहना होता है, महोदय, श्रीमान, कहा ना मैंने, व्यापारी नमस्कार करके बात करता है प्यार से, कहते हैं ना, मीठी चुरी से काटता है व्यापारी, वो होता है। ये नहीं कि भैया 100 की चीज 500 में बेचा, पर 100 की चीज वो बेचे 110 में रहा है, तो इससे तो कमाएगा। तो आपसे प्यार से बात करेगा, तो आप 6 बार जाओगे चीज खरीदने के लिए। और भाई आपसे कहेगा 100 की चीज आपको मैं दे रहा हूँ 100 रुपए में, या 1 में दे रहा हूँ, और आपको अब आपको दे रहा है गालियाँ, आप कहोगे नहीं जाना आपके पास, बंदा गाली बकता है वो तो उल्टी सीधी। तो क्या मतलब है? व्यापार की बात है, मीठी बात है। तो सुनो, अब क्या है कि चूंकि वो डिमांड ड्राफ्ट उसके पास गया, चिट्ठी लिख के, जो प्रेम पत्र उसने लिखा था अभी, ऐसा खासा मैंने आपको प्रेम पत्र बताया पूरे लंबा चौड़ा, हमसे वो जो डिमांड ड्राफ्ट था वो पार्टी को भेज दिया। जब वो भेज दिया पार्टी को, तो पार्टी ने वो डिमांड ड्राफ्ट पकड़ा कब? 10 दिन बाद पकड़ा, 6 दिन बाद पकड़ा, 4 दिन बाद पकड़ा, अल्टीमेट 3-4 दिन लग गए, 4 दिन पेमेंट हुआ। अब वो पार्टी अपने आप वो चेक प्रेजेंट करेगी। सपोज करो उसने पड़ा बैंक हॉलीडे, और गाड़ी उसकी 1 दिन और खिसक गई, या 2 दिन खिसक गई, तो पैसा लेट हो गया। जो पेमेंट आना चाहिए था, जल्दी उसको नीड थी, वो 1 हफ्ता घूम गया। तो सरकार भी इस बात में थी परेशान। फिर देखो, डेटा टेक्नोलॉजी जो है हम लोग लेके आए, होने को हमारा जो भारत देश है, ये अपने आप में बहुत पहले, जब हम लोग इतने हाई ट्रैक थे कि मन से मन की बात कर लिया करते थे, तो ये चिट्ठी पत्री तो बहुत छोटी बात है। पर वही है कि टेक्निक के लिए जिन लोगों ने मोहर लगवा ली अपनी, अंग्रेजों ने, वो लगवा ली कि साहब हम भी टेक्निक लेके आए। नहीं तो सारे आविष्कार यहाँ पे बने, टैग वो लोग अपने नाम के लेके बैठे हुए हैं। क्योंकि यहाँ के लोगों ने उस चीज़ को वैल्यू नहीं की, वहाँ के लोगों ने उस चीज़ को समझ लिया क्या ज़रूरी है, वो लेते गए और यूज़ करते गए। आज वो लोग वहाँ पे खूब पैसा कमा रहे हैं इसके नाम पे। वो अलग माध्यम है कि हमारी हमारी देश के जो जितनी चीज़ अच्छी चीज़ें हैं, वो हमको विदेशी की चीज़ जब से पास से जब आती है, अच्छी लगती है, और यहाँ हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। ये बहुत खराब सोच है, पर मर्ज़ी आपकी, चॉइस करना फॉलो। तो क्या हुआ कि जो 1 हफ्ता घूमा, तो बंदे को बहुत दिक्कत हुई पैसे के चक्कर में। तो गवर्नमेंट ने विदेश से ही लाई टेक्नोलॉजी, क्योंकि साहब यहाँ पे तो टेक्नोलॉजी को वैल्यू नहीं की ना, तो विदेशी टेक्नोलॉजी लाई गई। ये साहब तकनीक विदेश से लाए साहब, कौन सी लाए साहब? एनईएफटी लाए साहब, एनईएफटी। ये क्या होता है साहब? साहब नेशनल इलेक्ट्रॉन फंड ट्रांसफर, बड़ा बड़ा पढ़ो, मैं भी उसमें सोचता था कि क्या है हुआ, हुआ एनईएफटी क्या होता है? हुआ कुछ नहीं है, बस ये जो पहले डिमांड ड्राफ्ट बनता था आपका, आप उसको फिजिकल बेचते थे बंदे को, अब आप एनईएफटी के लिए क्या करते हो? अपनी बैंक जाओगे, चेक बनाओगे, जैसे चेक बनाते थे पहले, वैसे ही अब आगे लिखोगे योर सेल्फ, ज्यों की त्यों, सब कुछ वही है। बैक साइड में क्या लिखोगे उसके? प्लीज मेक ए एनईएफटी, प्लीज मेक ए एनईएफटी इन द फेवर ऑफ दिस। अच्छा एक बात बताऊं आपको, पहले के टाइम में जब जो एनईएफटी शुरू हुआ था, एक लंबा सा फॉर्म था, वो भरना पड़ता था। वो लंबे से फॉर्म जो लेके भरते थे, पार्टी का नाम, ये कोड, वो कोड, सब भर भरा के भेजते थे। आप कहोगे सर वो जो चेक इशू करते थे वहां, तो इसी था डिमांड ड्राफ्ट में, डिमांड ड्राफ्ट में भी इजी था, पर इसमें ये बनाया गया क्यों? क्योंकि देखो नई टेक्नोलॉजी आती है, तो लोगों को दिक्कत भी आती है, कहीं गलती ना कर दे, कहीं पे कहीं और पैसा चला नहीं जाए। क्योंकि देखो कहते हैं ना कि आपने फर्स्ट टाइम जब किसी ने यूपीआई किया होगा, फर्स्ट टाइम किसी बंदे ने यूपीआई किया होगा, तो बंदे को भी टेंशन होगी, यार पैसे कैसे गए, यार मैंने दबाया बटन, मेरे पैसे गए, पिन डाला, तो है ना, तो डर रहता है। और 2-4 बार पेमेंट करके हाँ साहब कंफर्टेबल है। वही चीज वहां पर है कि सरकार भी समझती है कि पता नहीं कैसे होगा, तो उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा फॉर्म बना दिया, एनईएफटी का फॉर्म भर के भेजो। तो हम देखते थे वो अकाउंटेंट बना के बन रहा है बैठ के, क्या कर रहे हो? अरे मैं एनईएफटी बना रहा हूँ, मेरे पास 5 एनईएफटी लिखूंगा साहब, 5 एनईएफटी फॉर्म भर के जब बैंक जाएंगे तब जाके काम होगा। बड़ी उसमें तो चलती थी अकाउंटेंट की इस मामले में। मेरे पास अब फुर्सत नहीं है, मालिक भी ठीक है भैया बना बना। तो अब क्या हुआ, एनईएफटी बनाया, तो लंबा फॉर्म भरा जाता था। अब तो लेटेस्ट हो गया टेक्नोलॉजी, अब तो बैंक वाले कहते हैं कुछ मत करो। अब बैंक वाले क्या कहते हैं? कुछ मत करो, आप लोग योर साहब लिखो, पीछे लिख दो, प्लीज मेक ए एनईएफटी इन द फेवर ऑफ दिस, और पार्टी का अकाउंट नंबर, पार्टी का नाम, और क्या आईएफएससी कोड, बस इतना काफी। क्योंकि एनईएफटी की 2 चीज होती है मैंडेटरी,
एक तो अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड और पार्टी का नाम तो बाय डिफॉल्ट है ही। 3 चीज़ होगी बेसिकली, ठीक है? तो एनईएफटी हो गया। एनईएफटी थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में चलता था, क्योंकि ये स्लो चलता है प्रोसेस में। जब स्लो प्रोसेस होगी तो जाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी जब एडवांस होती जाती है तो बढ़ती जाती है। अच्छा, एक चीज होता है, एनईएफटी की लिमिट थी 2 लाख रुपए। एनईएफटी की लिमिट थी 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एनईएफटी चलता नहीं था। ये भी थोड़ी सी बाउंडेशन थी। इसके अलावा क्या लाया गया? आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट था। मतलब दो रियल टाइम का मतलब क्या होता है? जो यूपीआई ना, दैट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यूपीआई इज द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दिस इज नॉट, बट उस समय, क्योंकि कह रहे हैं ना कि यहाँ पे तो वो चलती है बैलगाड़ी, तो वो बैलगाड़ी को उसमें थोड़ा सा लगा दिए, उसमें 2 की जगह 4 लगा दिए बैल, तो तेज दौड़ लेगी। तो उन्होंने लेकर उसको रियल टाइम बहुत बड़ी तारीफ कर ली, ठीक है। तो उसका नाम है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो जो आरटीजीएस था जो हमारा, वो हमारा जो था चलाया। पर इसकी एक बहुत ही अच्छी बात और कि साहब 2 लाख का पेमेंट ऊपर आरडीएस पकड़ेगा। और ड्रॉबैक ये भी था, 2 लाख से कम में आरटीजीएस काम नहीं करेगा, क्योंकि वो एनईएफटी देंगे भैया। जो एनईएफटी वाले हैं भैया, वो 2 लाख से कम में आएंगी। तो बैंक भी कह रही थी सर 2 लाख से कम में तो एनईएफटी बनेगा, आप फॉर्म क्यों बदला है आरटीजीएस का? एनईएफटी फॉर्म भरो। अब दोबारा बंदा बैठ के खिंच रहा है फॉर्म लेके, बना रहा है बैठ के, करना पड़ेगा ना। तो एनईएफटी यानी कि 2 लाख तक। अब मैं यहाँ लिख दूं एनईएफटी में अप टू 2 लाख, तो कोई गलती नहीं होगी। और यहाँ पे लिख दूं मैं मोर देन 2 लाख, यानी कि 2 लाख से ज्यादा पे आरटीजीएस बनता था और 2 लाख से कम पे एनईएफटी। ये बहुत खास बात है याद रखने की। तो ये चला। अच्छा, आप कहोगे सर कि इसमें अंतर क्या था? अंतर मैं बताया आपको, जो बहुत स्लो काम करता था। और पूरे दिन में, पूरे दिन के अंदर एनईएफटी की प्रोसेस रहती थी, वो एक प्रोसेस चली। तो पूरे सब लोगों के जितने वो होते थे ट्रांजेक्शन, सबका सेटलमेंट करते थे एक साथ। तो वो पूरे दिन में प्रोसेस एक बार हो गई या फिर 2 बार हद से ज्यादा हो गई। तो काफी टाइम लगता था, कंज्यूमिंग टाइम होता था। रियल टाइम का सेटलमेंट आया, थोड़ा फास्ट हो गया। इसमें ये हो गया कि ये आधे घंटे में, ये क्या नाम, हर आधे घंटे में या 1 घंटे में प्रोसेस में लगाया जाएगा। इसमें इंतजार कम किया जाएगा ज्यादा पार्टियों का। एनईएफटी में तो इंतजार ज्यादा था, 2 घंटे का मतलब वो होता था, 2 घंटे का बैकेट की 2 घंटे में जितनी जगह आ गई उनको लेके प्रोसेस करेंगे, फिर अगले वाले शॉट में चलेंगे। आरटीजीएस आधे घंटे का शॉर्टमेंट हो गया। तो पर देखो आपके लिए कोई खास बात तो मायने नहीं, क्योंकि आप जब आप तो जीपे चल रहा है भाई, आप तो एडवांस चल रहे हो। और उस टाइम पे चलता था बहुत स्लो में। आज की डेट में ना, आप अगर अपने मोबाइल से, आप अगर मोबाइल बैंकिंग भी कर रहे हो, आप किसी को पैसे ट्रांसफर करते हो 5 लाख रुपए ना, खर्च से पैसे वहां पहुंचते हैं। तो इनकी स्पीड हो गई है रॉकेट की तरह अब तो पेमेंट करने की। और उस टाइम पे पेमेंट बहुत स्पीड स्लो चलती थी। तो रियल टाइम जो ग्रॉस सेटलमेंट था ये बात करता था 2 लाख से ऊपर वाले की। अभी आपसे कभी इंटरव्यू में पूछा जाए कि एनईएफटी और रियल आरटीजीएस में सबसे बड़ा क्या मेजर डिफरेंस है, आप कहते हो सर मेजर डिफरेंस ये वाला है, 2 लाख रुपए तक एनईएफटी बनता है, 2 लाख से ऊपर पे आरटीजीएस बनता है। अच्छा, कुछ में से आप कहोगे सर आप आईएमपी से भूल ही गए। भाई आईएमपी जो था ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया था। वह क्या था, एनईएफटी आरटीजीएस चल रहे थे, ये दो बड़े भैया चलते थे। अब क्या हुआ कि लोगों को थोड़ी दिक्कत थी भाई, पेमेंट बकरो ये भी स्लो था इसके हिसाब से, क्योंकि यूपीआई के मामले में सबके सब तीनों सुन गए। पर आज सब तेज काम कर रहे हैं। उस टाइम पे जब मैं ऑनलाइन बैंकिंग मैंने भी यूज की थी, तो उस समय हमें नया नया कॉन्सेप्ट आया था आईएमपीएस का। आईएमपीएस क्या कहते थे, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये बहुत अच्छा काम करता था। कैसे? आपको किसी को पैसे भेजने 20,000 रुपए। अच्छा, आप लोग अगर ऑनलाइन से कंफर्टेबल हो तो बताऊं, थोड़ा सा आपको इसमें ऐड कर देता हूँ। अगर आप अपने पास ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो, तो आपको जब भी किसी व्यक्ति को आपको एनईएफटी करना होता है, पहले उसका खाता अपने पास ऐड करते हो। ऐड का मतलब क्या हुआ, पहले आपको अपने पास एक अकाउंट बंदे का जोड़ना पड़ेगा कि ये मेरा पेमेंट इस बंदे को करने वाला हूँ। तो उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड, उसका एड्रेस वगैरह सब हमें वहाँ पे डाल के बैंक में हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है ऑनलाइन पे ही। और बैंक जब उसको सब कुछ चेक करके कि ये सब चीज अप्रूव्ड है, सब कुछ सही है, अकाउंट नंबर करेक्ट है, नाम नाम सही है पार्टी का, तब जाके बैंक उसको आपके खाते में उसको शो करती थी, हाँ आप पेमेंट को इसका कर सकते थे। तो पहले के टाइम में 1 दिन का समय था कि 24 आवर, किसी में था कि 12 आवर, किसी में, अब तो कहते हैं कि आधे घंटे बाद भी कर सकते हो। अच्छा हो गया, देखो टेक्निक बढ़ती जाती है तो काम इजी होते जाता है। आप टेक्निक ये हुई है कि आप आधे घंटे में बंदे को पेमेंट कर सकते हो। आप लोग इसको समझते हो ना कि यार बैंक का या इतनी सारी प्रॉब्लम है, ये वो, बैंक आपकी सिक्योरिटी की बनाई गई है। बैंक का यूजर इंटरफेस बहुत इजी है, इजी टू यूज, तो उसका बहुत टफ है। तो मैंने एक बार देखा था जितनी प्राइवेट बैंक है उनमें ज्यादा अच्छे उनके वो है यूजर इंटरफेस।
सरकारी में ये थोड़े से टफ है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट भी लगातार ईज़ी करते जा रही है। अब सरकार ने काफ़ी सारे बैंक में बहुत ईज़ी तरीके से आपको वो दे रही है। तो ऐसी बात नहीं, गवर्नमेंट भी चाह रही है कि लोग सरकारी बैंक में भी काम करें। ऐसा नहीं कि केवल प्राइवेट बैंक में करें, तो क्योंकि आज की डेट में प्राइवेट बैंक सरकारी से ज़्यादा इस समय वो कर रही है लेन-देन। इसलिए सरकार भी चाह रही है कि लोग बागों को प्रमोट करें, अच्छे से बैंक को यूज़र इंटरफेस लोगों का काम कर रहे हैं। तो आईएमपीएस जो था ये एनईएफटी से थोड़ा फास्ट था, क्योंकि हमको जैसे किसी का पेमेंट करना है 20,000 रुपए का, तो मैंने खाता बताया, मैंने प्रोसेस पूरी की, खाता ऐड करेंगे बंदे का, सब बैंक सब करके पूरा करके चेक से ओके करेगी विद इन 24 आवर एनईएफटी के केस में। तो आईएमपीएस में गवर्नमेंट ने समझा दी बैंक ने कि आप हमारे पास जो ट्रांसफर करने हैं, आप 15,000 तक का ट्रांजेक्शन केवल आप नाम, अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड डाल के कर सकते हो। यानी कि आपको किसी को अकाउंट ऐड करने के वेट करने की टेंशन नहीं है, तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दो। और ये पैसे तुरंत, मतलब यूपीआई वाला तब भी नहीं था, आप ये कर देते थे ट्रांसफर, तो पैसे पहुंचने में थोड़ी देर लग जाती थी, मतलब समझ लो कि 10 मिनट अप्रोक्स 10 मिनट लग जाते थे। यूपीआई तो अब सेकंडों में, मतलब यूपीआई का आदत ये वाला है कि 1 सेकंड में पेमेंट खट से ट्रांसफर, तभी तो खाते में पैसे उड़ भी तो रहे हैं ऐसे खट से पैसे ट्रांसफर। लेकिन यूपीआई अच्छा था और आईएमपीएस भी अच्छा था फैन, तो देखो हमारे लिए तो अच्छी था। जब एनईएफटी पे हमको वेट करना पड़ता था अकाउंट ऐड करूँ, क्योंकि मुझे केवल किसी को पेमेंट करने 5,000 रुपए, उसके लिए मैं 24 आवर्स क्या नाम है इंतजार करते रहूँ, अगर मुझे थोड़ा ना है। तो आईएमपीएस आया बहुत जल्दी कि भैया आपको खाता ऐड ही नहीं करना, ऐसे लेके कर लो। और देखो कुछ बैंक में देखता हूँ मैं कि वहाँ पे एनईएफटी और आईएमपीएस ऐसा लिखे होते हैं, अब मैं वहाँ पे आईएमपीएस ही सिलेक्ट करता हूँ। मैं वहाँ पे दिमाग नहीं मारता, क्यों, मैंने किया ये जल्दी करेगा, तो दिमाग में वो है ना कि यार एनईएफटी स्लो काम करता है, और उन्होंने आज की डेट में ये तीनों बराबर स्पीड में काम कर रहे हैं, क्योंकि आरबीआई ने कह दिया 24/7 आप संडे को भी काम करोगे, संडे को भी आप ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऑनलाइन बैंकिंग खुलती थी सुबह 8 बजे बाद, मुझे अब भी याद है, पहले सुबह 8 बजे ऑनलाइन बैंकिंग खुलती थी, 8 बजे से पहले नहीं खुलती थी आपकी ऑनलाइन बैंकिंग। ये बात होगी शायद सन 2012 या 10 की बात मैंने ला फटाफट से लेके यार ट्रांजेक्शन बंदे का कर दें, तो हमने लेके एक 1500 रुपये किसी को ट्रांसफर करने थे, हम करने बैठ गए 5 बजे। होता है ना कौतूहल दिमाग में कि यार कुछ ला करें, मालूम पड़ा वो वेट टिल 8 AM। मैंने कहा 8 बजे तक वेट करना है 3 घंटे बाद, फिर लिखा था उसमें ऑप्शन नीचे और शेड्यूल 8 AM। मैं ये कर दो भाई, उसमें मैंने पढ़ा ध्यान से कि क्या मतलब शेड्यूल का, मतलब ये कि पेमेंट 8 AM पे हो जाएगा आपका, अभी नहीं होगा। मैंने, मुझे कौन सी जल्दी है यार, 2 घंटे बाद कर देना। पर थोड़ा दिमाग में होता गया कि यार क्या दिक्कत है, अब वो ये, या तो बस मैं छोड़ देता और वापस लेके वेट करता, 8 बजे बाद फिर करता, तो वो पेमेंट चल जाता। पर हम रुक गए, पढ़ा थोड़ा था, हाँ हाँ लिखा है। उस समय मैं गूगल बहुत कम काम करता, उसमें गूगल, आज जो गूगल जो भी चीज़ दिक्कत है गूगल में सर्च कर लो, उस समय नहीं था भाई, उस समय गूगल इतना नहीं था, गूगल में दिक्कत बहुत थी उस समय, गूगल इतना नहीं था कि साहब बराबर हर चीज़ दे रहा नहीं था। आज की डेट में लोग गूगल को मानते हैं कि जो लिखा है गूगल में सही है, नहीं है। तो उस समय गूगल इतना फास्ट काम नहीं करता था, गूगल में हर इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी नहीं आती थी, आज एआई इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाल दे रहा है, गूगल भी इतना अच्छा काम नहीं करता था, दिक्कत थी। तो हमने देखा उसमें शेड्यूल कर लिया 8 बजे का, तो उसमें 8 बजे होता था। तो अब तो 24/7 की 24 घंटे 7 दिनों और 365 दिन 24 घंटे, यानी आप कभी भी किसी को आरडीएस करोगे, एनईएफटी आईएमपीएस, किसी पे पाबंदी नहीं है। यूपीआई तो अपना राजा बना हुआ है, यूपीआई तो वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहा है, नेपाल में काम कर रहा है, दुबई में काम कर रहा है, और भी कंट्रीज में काम कर रहा है, मुझे जो के नाम बता थे 2 बता दिए, पर अच्छा काम कर रहा है। यूपीआई हमारा बहुत हिट हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत सारे ट्रैवल हुआ है, अच्छी सिस्टम है यूपीआई का। तो आपको ये चारों जो टर्म्स है अच्छे से आप नोट कर लीजिए। और अब कोई आप में से होशियार बंदा कहे कि सर मुझे तो सब मालूम है पहले से, ये आप क्या याद करने सर, ये तो हम गूगल से निकाल लेंगे। भाई इंटरव्यू पे जब बैठोगे ना, तो वो पूछ लेते हैं बहुत से इंटरव्यूअर, बता दो क्या होते हैं किसकी फुल फॉर्म, वो तो नहीं पता। वो भी जानता है इस बात की कि वो ये किसी काम में नहीं आएगी फुल फॉर्म, पर वो आपकी कितनी इंटेलिजेंसी है आपके अंदर, कितने आप उसके लिए जागरूक हो, वो बस इतना जानने की उसको रहता है कि आप क्या जानते हो। क्योंकि अकाउंटेंट रखना है उसको, लेकिन एक बुद्धिमान अकाउंटेंट रखने सब जाते हैं। भले ही वो काम की स्पीड से लो, वो बात की बात है, देखो वो तो आपकी चॉइस है कि किस स्पीड काम की कैसे करने की, लेकिन चॉइस आदमी की हमेशा रहती है कि बैठ रखो। आप भी अगर बाजार से सब्जी लेने जाओगे ना, आप भी जो सब्जी में हल्का सा फ्रॉड होगा, तो ऐसे करते भाई ये नहीं चाहिए। जब तू मुंह मांगे दाम दे रहा है तो मुंह मांग के हमारे हम अपने हिसाब से सब्जी छाटेंगे, है ना। बहुत से कहते हैं भाई साहब सब्जी आप छाटोगे नहीं, ऐसी जो सब्जी दूंगा वो लेनी पड़ेगी। तो अब किसी पे गए सब्जी मंडी में, सब्जी लगे छाटने, छाटना मतलब देखना कि कौन सी खराब है सही है। दुकानदार भाई साहब रुक जाओ, स्टॉप,
क्या हुआ भाई? सर सब्जी छांटोगे नहीं, एक साइड से सब्जी लोगे। एक साइड का मतलब क्या? जो सब्जी मैं दूंगा वो लोगे, आपको कुछ छाटने का राइट नहीं है। आपने कहा मैं सब सब्जी छाट के देता हूँ, भाई साहब नमस्ते। और यार बहुत से होते होशियार, सब्जी छाट के लोगे, वैसे रेट इसकी 100 रुपए किलो है, आप छाट के लोगे तो आप 130 दे देना। भाई क्यों? भाई साहब वो मर्जी आपकी, मैं बता चुका हूँ 100 रुपए तो मेरी रेट है। आप कहोगे भैया ये क्या हो रहा है? तो जब सब्जी वाले पर आप छाट बीन के आप सब्जी लेते हो, तो एक अकाउंटेंट रखोगे तो उससे आप और देखोगे हल्का तो धब्बा भी अकाउंटेंट पे ना हो। धब्बे से मतलब ये भी है कि अकाउंटेंट तो वो भी देखे जाएगा, उसकी क्या उसका कोई हिस्ट्री रही है क्या, वो हिस्ट्री शीटर रहा है। आप कहोगे सर के बदमाश मतलब अकाउंटेंट करने जाएंगे अकाउंटेंसी? देखो बदमाशी करने नहीं जा रहे, पर किसी का इतिहास रहा कि उसके फैमिली से किसी ने कर दिया इस तरह का काम। तो मैंने कहा ना हल्का सा धब्बा पसंद नहीं आता है, तो भाई वो धब्बा तो उसके हो गया ना, इसलिए। ठीक है, तो इसलिए पूछे जाते हैं सवाल आप लोगों से। क्योंकि आप जानते हो कि गवर्नमेंट एग्जाम में जैसे सरकारी एग्जाम होते हैं इतने सारे उसमें पूछे जाते हैं लॉजिक, ये लॉजिक लगाओ वो लॉजिक लगाओ और ये इंग्लिश दो और ये करो, और फिर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमने देखे हैं अपना नाम तक लिखना पाते नहीं, नाम लिख नहीं पा रहे, कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा। और जो एग्जाम फाइट करके हम आप पहुंच रहे हैं, वो एग्जाम में जो चीज है रीजनिंग रीजनिंग होती है सबकी, वो सब तो साइड से दिमाग उनका काम ही नहीं करता कि मैं देखा है। मैं किसी भी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कास्ट की, मैं देखा है चाहे कोई बंदा हो वो पहुंच गया गवर्नमेंट जॉब में, उसका दिमाग पे काम करते ही नहीं, उसका जो सिस्टम है उसके हिसाब से काम करते रहेगा। अब कहोगे ना ऐसे नहीं ऐसे, मैं नहीं जानता, मैं तो ऐसे ही करूंगा। स्पीड में नहीं करना तो नहीं करना काम उसे। क्यों? उसको हैबिट पड़ गई है कि एक एक प्रोटोकॉल में चलना है। तो ये है। तो मतलब क्या हुआ इस बात का कि आदमी बुद्धिमान आपने पकड़ लिया अकाउंटेंट, जो नहीं वो काम अच्छे से कर ले, बुद्धिमानी अलग चीज है। और काम में एक्यूरेसी और एडवांस टेक्निक को फॉलो करने, कहते हैं ना कि नई चीज बंदे में अपनाने की हैबिट है। बहुत से लोगों में नहीं होती, बहुत से लोग नई चीज को पसंद ही नहीं करते अपने आप लाइफ करना, अरे क्या करना, चल तो रहा हमारा। तो होते हैं ऐसे। लेकिन मैं आपसे ये बात कहूंगा, जितनी भी चीजें हो समझ लो, क्योंकि सरकार जब इतने सारे एग्जाम आपको बुला के करवाती है जॉब अपने यहाँ, और वो एक भी सवाल क्या कि आगे काम में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो किस लिए आ रहा है? आपका मेंटल लेवल टेस्ट करने के लिए। इसलिए इंटरव्यू आपका जो होता है ना अकाउंटेंट का, वो भी आपका मेंटल लेवल टेस्ट करता है, इस बंदे को क्या क्या आता है। मैं बस एक बता दूं आपको छोटा सा एग्जाम्पल, मेरे सामने की बात है, जब मैंने बताया भी था आपको शायद पहले भी, कि एक अकाउंटेंट का लिए वैकेंसी थी, तो वहां पे मैं बैठा हुआ था। तो मेरे सामने एचआर और वहां का जो अकाउंटेंट थे, वो अकाउंटेंट था बंदा एक, वो बंदा कंप्यूटर पे ज्यादा अपना हाथ मतलब उनका एक्सपर्ट था, पर वो बंदे अकाउंटिंग में कम थी थोड़ी उनके एक्यूरेसी। पर ये है कि वो क्योंकि वो सीनियर थे तो उनका अकाउंटेंट माना जाता था। वो इंटरव्यू देने बैठे, तो उसने क्या पूछा उससे, परचेस की एंट्री कर लेता हूँ? हाँ कर लेता हूँ। उस टाइम पे करता था बैट। तो बोले हाँ सर। बोले अच्छा बैंक बैंक मिलाए? हाँ बैंक मिला देता हूँ। बैंक मिलाना मतलब बैंक रिकनसाइल करना। बोले कि और वो जानते हो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट? हाँ सर वो भी जानता हूँ। बोला कि वो जानते हो टीडीएस? हाँ वो भी जानता हूँ। वो जानते हो डेबिट? हाँ वो भी जानता हूँ। ठीक है, कितनी सैलरी लोगे? तो सैलरी सर मेरे को सैलरी सर 20 मिल रही है, आप 25 देना। नहीं सैलरी तो फिर मैं वहाँ बैठा था, तो मेरी थोड़ी सी मैं थोड़ा सा जागा कौतूहल। मैंने कि भाई मैं भी एक आध सवाल पूछ लूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप तो हमारे यहाँ मेहमान हो, आप तो हमारे ऑडिटर साहब हो, आ जाओ पूछ लो। क्योंकि मेरे को मेरा वहाँ पे ऑडिट करने गया था, नहीं ना मैं भी थोड़े से अपने हाथ आज मालूम, कोसी वाले नहीं भाई, दिमाग वाले। मैंने उससे पूछा सिंपल सा, भाई आपको तो अच्छा आता है अच्छे से? हाँ सब आता है। एक आध सवाल पूछ लूँ? ऐसा पूछो पूछो। मैंने कहा भाई ये बताओ डेप्रिसिएशन की रेट क्या होती है? तो बोले साहब किस पे? वो बोले किस पे? मैंने कि चलो बता दो कि बिल्डिंग पे। बिल्डिंग पे साहब डेप्रिसिएशन रेट होती है साहब 20%। मैंने बहुत बढ़िया। आप लोगों से गलत है, मैं भी जानता हूँ गलत है, पर भाई मुझे तो बंदे का मेंटल लेवल टेस्ट करना था। मैंने बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या आंसर दिया है। मैंने की और उसमें कितना है, मैंने की मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन है, तो उसने कहा सर 10%। मैंने बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब वो जो अकाउंटेंट जो बैठे थे ना भाई साहब, मुझे जानते थे डेप्रिसिएशन रेट दोनों गलत है। वो देखे चौकड़े, ये क्या हो रहा है? इसने तो बंदे ने वो चीज पकड़ ली जो चीज हमने पकड़ी। ऑडिटर का काम क्या होता है? कमियां निकालना। हमने कमी निकाल ली थी दो गलती बंदे की, फिर भी मैंने कहा चलो ठीक, बंदा कंफर्टेबल नहीं होगा डेप्रिसिएशन में। मैंने उससे एक सवाल और दाग दिया, टीडीएस जानते हो? हाँ सर बताया था, अभी जानता हूँ। मैंने उनसे पूछा टीडीएस जानते हो तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट में कितना रेट है टीडीएस का? सर 10%। मैंने बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैंने क्या लिमिट है? सर लिमिट है उसकी सर 20,000 रुपए। मैंने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने मजा आ गया।
और मैंने कहा उसमें कितना रेंट पे सर टीडीएस, सर रेंट पे टीडीएस सर वो सर शायद 5% होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आपको तो पता है सब कुछ। अब वो समझ गया था वो, क्योंकि मेरे हाव भाव से भले नहीं, पर वो सामने जो बैठे थे दोनों, उसने उनकी शक्ल देखी थी कि वो दोनों की शक्ल बज रही थी, जो इंटरव्यूअर बैठे थे उनके, उसका एचआर और उसका एडमिन और जो वो था उसका अकाउंटेंट, उनकी उनके चेहरे उतर गए थे, क्योंकि सारे आंसर को गलत गलत देते जा रहा था, सारे आंसर को गलत देते जा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, इंटरव्यूअर ही कमजोर होगा तो बंदा सही कैसे आएगा। तो मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ कि मालिक जो होता है ना, वो इंटरव्यू बहुत लेता है। मैं वहाँ का मालिक नहीं था, मैं वहाँ इनके पास एक ऑडिटर था, पर मुझे अनुभव था इन चीज़ों का, तो मैंने पूछ लिया। अगर आप किसी कई जगह गए और मुझ जैसा टेढ़ा इंसान पल्ले पड़ गया, तो भैया वो तो आपसे पूछ लेगा, सब अच्छे से रगड़ के पूछ भी लेगा, छोड़ेगा नहीं। मैं तो केवल 2 एंट्री पूछता हूँ अकाउंट की, और उसमें भी लोग बार आंसर कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ बंदे को आता है। क्योंकि उसके बाद के फिर सवाल जो पूछते जाऊँगा, बंदे का आंसर आता जाता है। क्योंकि बंदे को कि देखो शुरू में ही कहते हैं ना कि इंट्रोडक्शन से ही मालूम पड़ जाता है बंदा कितना पानी में, कहते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे संग रही। तो इससे क्या मालूम पड़ा, हर किसी को अपने यहाँ परफेक्ट अकाउंटेंट चाहिए, तो आपको हर चीज़ बेसिक माननी चाहिए। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, क्योंकि आप कहोगे सर बहुत टाइम से खराब कर देते हो, भाई टाइम से खराब करता हूँ, पर आपकी नॉलेज इतनी अच्छी कर देता हूँ कि आपको कोई भी ये नहीं कह सकता है कि आप जानते नहीं हो। एक छोटा सा पॉइंट आपको मैं एक और जोड़ दूं, डिमांड ड्राफ्ट के साथ में एक और था, एक मतलब थोड़ी सी, अब शायद प्रैक्टिकली होगा भी नहीं, पर फिर भी आप सुन लो। एक था पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट जैसे था वो आउट ऑफ सिटी था, पे ऑर्डर विद इन सिटी था। आगरा शहर में जैसे मैं किसी को अगर पेमेंट करना है, वो बोला भाई मेरे को चेक नहीं चाहिए, मेरे को डिमांड ड्राफ्ट बनवा के दे, तो मैं बैंक जाऊंगा, तो मैंने डिमांड ड्राफ्ट बनवाने को क्या लगाया फॉर्म, तो उन्होंने लेके मुझे पे ऑर्डर हाथ में पकड़ा दिया। मैंने कहा सर ये क्या पे ऑर्डर दे रहे हो, तो वो कह रहे कि पे ऑर्डर नहीं चलेगा। मैंने कहा मैंने तो डिमांड ड्राफ्ट के पैसे दिए आपको कमीशन के, मुझे पे ऑर्डर नहीं, वो डिमांड ड्राफ्ट चाहिए। तो वो समझा के बोले हंसते हुए, बेटा यही चलता है, पे ऑर्डर चलता है शहर में, आप जाना इनको देना, पास हो जाएगा। मैंने की बहुत जरूरी है, ये लास्ट डेट है आज, ऐसा ना हो कि वो वाला पेमेंट फेल हो जाए। बोले आप चिंता मत कीजिए, ये पास हो जाएगा। मैं बड़ी टेंशन में लेके गया, जाके दिखाया सर देखिए चेक पास हो जाएगा, पे ऑर्डर। वो बोले हाँ हो जाएगा, सब साथ में साथ आ गई, हाँ ठीक है। तो हमारे ये पॉइंट क्लियर हो गए थे। अब देखो मैंने आपको जो जो जितना बताया ना आपको, ये सब मेरा सब पहले लिखा हुआ है। आप कहोगे सर पहले आप लिखवाते थे, आज की बार आप सब पहले बता दिया। यार देखो, थोड़ा सा हमेशा रोज ही खिचड़ी खाते रहोगे तो क्या मजा है, कभी कभी खिचड़ी से पहले घी खा के देख लो, बाद में खिचड़ी खाए ना, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए ना लेवल में। चलो, तो मैं आपको जो पॉइंट, वैसे तो सब वही पॉइंट है, मैं आपको मैं लिखवा देता हूँ, खास नहीं है इसमें। देखो मैंने बात की आपकी चेक की, डीडी की, पे ऑर्डर की, और इसके अंदर मैंने फिर बात की आपको डेटा पेमेंट की। ये आपके नाम सारे, आई एम पी एस, एन ई एफ टी, आर टी एस, यूपीआई, ठीक है। और इसके बाद एक, इसके बाद मैं बताऊँ आपको एक जो खास बात है, जो समझने वाली बात है, जो मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ, कि अगर हम ये करते हैं, ये सब क्या है, डिजिटल ट्रांजेक्शन। डिजिटल ट्रांजेक्शन नीड अ यूनिक नंबर। जैसे वहां पे चेक नंबर था, वो यूनिक चेक नंबर था आपका, ऐसे ही हर ट्रांजेक्शन को चाहिए होता है एक नंबर। तो एक नंबर क्या है उसका, यूनिक नंबर। तो यहाँ पे एक जनरेट होता है नंबर का, उसे बोलते हैं यूटीआर। यूटीआर, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, यूटीआरएन। यूनिक, लिख लीजिए आप, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर। ये जो है होता है हर ट्रांजेक्शन पे, चाहे आईएमपीएस, ये कोई भी हो, सबका यूनिक ट्रांजेक्शन नंबर होता है। आपने देखा भी शायद हो, जब आप किसी को यूपीआई पेमेंट करते हो ना, यूपीआई पेमेंट ट्रांजेक्शन नंबर लिखा होता है, बहुत लंबे डेट का होता है, बहुत सारी डेट होता है उसमें, लेकिन लिखा होता है उसमें, डिजिट अल्फाबेट हो सकते हैं कुछ भी, पर वो लंबा सा होता है। वो इसलिए होता है कि जब भी आप पेमेंट करोगे आपके पास, माना किसी का आपके हाथ से गलत पेमेंट हो गया, भगवान ना करे किसी का पेमेंट जाए, पर गलत किसी पेमेंट हो गया, आप जब जाओगे जब सरकारी पोर्टल पे, उसी रेफरेंस नंबर को आप जाके डालोगे कि ये हमारा रेफरेंस नंबर है, तब जाके वो आपकी शिकायत को तुरंत वो ट्रेस कर लेंगे, यहाँ पे दिक्कत हुई है या पेमेंट यहाँ चला गया है। मैं बता दूं आपको ये व्यापार में कैसे काम आता था, यूपीआरएन। ये काम ऐसे आता था व्यापार में, कि हमने पेमेंट किया पार्टी को, कि हमने साहब आपका, मैंने तो आपका सर पेमेंट कर दिया आरटीजीएस से सर 5 लाख का। पार्टी कह रही है भाई साहब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ तो नहीं हो रहा है। पहले बहुत होता था बैंक से ये, पहले बैंक में बहुत होता था कि यहाँ से आपने ये करवाया आरटीजीएस, और आरटीजीएस की सीमा थी आधा घंटा,
1 घंटा फ्री बैंक का। अब तो कह रहा था कि हुआ होगा क्या, हमारा बंदा हमारे लेट पहुंच रहा है। हम तो बस सर मैं तो जा रहा हूँ, हमसे तो बंदा क्या गया, मैं तो अभी जा रहा हूँ, अभी क्या अभी। वहां पहुंचा वो 2 घंटे बाद बैंक में, और फिर लेके उसने वहां पे प्रेजेंट किया। तो जो अगला स्लॉट होगा आधे घंटे बाद, तो उसमें नंबर लगेगा ना, तो वो आधे घंटे बाद का नंबर लगेगा। अब वो कह रहा है मैं तो सर सुबह दिया आया था मैडम को, उन्होंने चेक सर वो लगाया नहीं होगा आरटीजीएस। अब आप तो कहोगे मेरे आदमी ठीक है, आपने बैंक में कहा अरे ये अभी तक हुआ नहीं आरटीजीएस। बैंक वाले भी जानते हैं ये बंदा रोज की एविडेंस हो जाता है, बंदा उन्हें डेट ही आता है। अब मैं इसके बॉस से शिकायत करूँ क्या फायदा। वो भी कहे सर अभी सर इन प्रोसेस है। तो ठीक है, आपने कहा पार्टी से सर आपका आरटीजीएस कर दिया है, पैसा खाते में आ जाएगा। भाई साहब वही बात जो डिमांड आप में थी, नंबर दे दीजिए, डेट दे दीजिए, अमाउंट दे दीजिए। वो बोलता भाई अमाउंट तो मुझे बोल रहे हो आप, मुझे बोल सर ये मुझे सर ये यूटीआई नंबर से ये दे दीजिए, बस बस सर ये दे दीजिए मेरा काम चल जाएगा। क्यों बोल रहा है ऐसा, उसको ये तो पता है कि पैसा आपने भेजने की आप कह रहे हो, बंदे को बस काउंटर चेक करना है बैंक से अपनी। उसने क्या कहा अपनी बैंक गया वो, बोला भाई साहब ये रहा है मेरा यूटीआई नंबर, आप ये लीजिए और इस नंबर को ट्रैक कीजिए कहाँ पे पेमेंट फंसा हुआ है। बैंक वाले ने अपने फटाफट से लेकर सर्च किया, सर पेमेंट तो मार्केट से डन हो गया है, यहाँ पे बस प्रोसेस में भी ओके करता हूँ। इसलिए होता था ये। यानी कि जो उसकी डिमांड आपके टाइम पे भी थी वो अब है। देखो नाम चेंज हो सकते हैं पर चीज थोड़ी सी वही रहेगी बेसिक्स के लिए। जब बेसिक्स पता होंगे तो आप चलते जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ के इसमें करते हैं। ये सब पॉइंट हो गए तुम्हारे, तो हमारा अब जो नोट करने वाले पॉइंट है वो कर लो, देखो अगर अकाउंटिंग करनी है तो पॉइंट आपको बहुत काम आएंगे। अभी की बात है कि मैं एक जगह ऑडिट करने गया था, तो वहां पे देखा मैंने, वहां पे क्या किस्सा देखिए मसी आई थी, देखिए अकाउंट के नाम पे, अकाउंट के नाम पे इतना नाश कर रखा था खातों का कि बड़ा दिमाग खराब कर रखा था खातों का। हर जगह परचेज की एंट्री चल रही है, क्या लिखा है बस बीइंग परचेज। वो भाई बिल नंबर नहीं है ना, बिल नंबर अच्छा बिल नंबर में भी बना रख। फिर थोड़ी जाके तो बिल नंबर डाला, बिल नंबर में क्या करें लास्ट के 3 डिजिट डाल दिए, 4 डिजिट डाल दिए। क्यों भैया, वो क्या फालतू है? क्योंकि आपको पहले बता चुका हूँ मैं कि पूरा पूरा जो बिल नंबर है वो आना चाहिए, चाहे 15 डिजिट का हो चाहे 4 डिजिट का हो, और जो अल्फाबेट और जो उसमें डैश और कॉलम पूरा वो जो भी तो छापो। क्योंकि डिपार्टमेंट अगर नंबर में हल्का सा अंतर होगा ना कहेगा आप फोर्जरी कर रहे हो, ऐसे काम क्यों करने आ भाई मुझे मार। उनका ही हो जाता ओपन भी। मैं अपना माथा पकड़ा मैंने, क्या है भाई ये। और उसके अलावा और कैटेगरी में परचेज कर रहे हैं वो, परचेज में कैटेगरी कितनी होती है, रॉ मटेरियल पैकिंग और आपके कंज्यूमेबल टू कंज्यूमेबल हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि सबको लेके परचेज एक ही हेड परचेज में नाम डेबिट किया है, परचेज परचेज परचेज। मैंने कहा भाई मैं हेड तो है ही नहीं। वो हमने शुरू में तो ये दिक्कत आई थी, बाद में हमने इसको अलग अलग हेड में डेबिट किया था। तो अभी इसका हम हेड ठीक कर देंगे। पहले वाला जो हमारा वो था असिस्टेंट पे चला गया, जो दूसरे बंदे से काम करवा रहे हैं, तो उससे वो बंदा बोला मैं कर दूंगा। मैं चौंका भाई क्या है ये, इसकी अकाउंटिंग इसकी कैसे करूँ। क्योंकि किसी ने अगर रॉ मटेरियल को डेबिट कर रखा है पैकिंग में, तो मैं ठीक देख सकता हूँ। अब उसमें सब कुछ परचेज में डेबिट है, तुमने आज तक छाटा ही नहीं है, तो क्या मालूम पड़ेगा कि परचेज में डाला है कि मतलब कि परचेज को किस में वो कैटेगरी कर रहा है। देखो अल्टीमेट जवाब देना पड़ेगा आपको कि वहां पे पैकिंग में ये खर्चा जाना चाहिए था, ये कैसे चला गया रॉ मटेरियल में, आपने क्या देखा। ये समझ जाना भी चाहिए। तब मैंने कहा भाई, इसके लिए मैंने अपने पास नोट कर लिया कि भाई यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम है कि इनके पास ये हेड में प्रॉपर इन्होंने एंट्री नहीं की है। तो इनका ये जब ठीक हो जाएगा तो नेक्स्ट डेट में हम इसको दोबारा से रिव्यू कर लेंगे। करना पड़ता है, पांचों भी बराबर नहीं है। किसी बिजनेस में बहुत टॉप का काम हो रहा है तो कुछ वहां पे कमियां रहती हैं, और अकाउंटिंग सब कर रहे हैं, वो ये कि कोई परफेक्टली कर रहा है, कोई घिसी पिटी कर रहा है, कर सभी रहे हैं। तो वो अपनी घिसी पिटी अकाउंटिंग में उन्होंने लेकर अपने कर दिया। तो अब अकाउंटेंट का काम क्या होता है, चाहे घिसी पिटी अकाउंटिंग हो, चाहे कैसा भी सिर्फ कागज हो, डॉक्यूमेंट बेकार से है, उन सबको वो सही तरीके से करके उसको सेट करके अच्छे से अकाउंटिंग करें। अकाउंटेंट का फर्ज ही है। और ऑडिटर का काम है उसको चेक करना कि अकाउंटेंट ने जो काम किया उसको चेक करो। हमने जाके चेक किया, अपनी लाल मोहर लगा दी कि हमने अप्रूव कि हम की ओके और नहीं है, और जो ओके नहीं है उस पर साइन मार रहे हैं हम। क्यों, जिससे कि नाम नोट कर लिया ये गलतियां कि दोबारा आके बिल बुक खोलना नहीं पड़े कि बिल करके देखो दोबारा कि मेरा साइन मारो। तो हम ये करते थे कि जो गलती है वहां पे लेके हम साइन नहीं मारे, आगे चल दिए। फिर बोला अकाउंटेंट सर वो गलती ठीक करा दो, गलती ठीक करा दी बंदे थे। फिर हैंड टू हैंड लेके सब में साइन दोबारा मारने पड़ रहे हैं। तो हमने आगे से प्रोसेस अपनाई है, नो कि साइन सब पे करते करते जाओ और गलतियों को नोट करते जाओ, काम खत्म। गलती नोट कर ली, साइन करने की टेंशन तुम्हें दोबारा नहीं, दोबारा जाके तुम्हें ढंगना पड़ेगा नहीं ना कि साइन हुए नहीं हुए, साइन तो पहले से हो रहे हैं। आपके बाद तुम्हें वो करना है। हाँ कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है कि अकाउंटिंग हो रही है फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, उसमें लिखा हुआ है 23 का बिल डेट है,
वहाँ पे हम भी थोड़े काम किया, हम टाइम नहीं कर रहे भैया, रुक जाओ। खतरा है ना। अगर कोई खर्चा है प्रायर पीरियड का, अरे भाई प्रायर पीरियड आपका कॉन्सेप्ट आएगा। एक्चुअली क्या है, प्रायर पीरियड का कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको मैं पहले, ये वो बताऊंगा आफ्टर जनरल। जब जनरल पढ़ा दूंगा आपको मैं, बैंक के बाद अगला कॉन्सेप्ट जनरल ही है। बैंक पूरी है, फिर आपको जनरल कराएंगे, उसके बाद कराएंगे आपको प्रायर पीरियड सारी कराएंगे, चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छे से। तो अभी के लिए सुनिए कि हम बात कर रहे थे कि वहां पे उसने जो मिस्टेक थी, क्या हम की बिल नंबर वगैरह गलत डाल दिया। तो भाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ये सब चीजें हमारी रिपीटेशन में गलती होगी, तो मैंने सब में गोले मार दिए, ये सब जगह बिल नंबर गलत डाले हुए हैं। मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ, परचेज में जब भी आप नरेशन डालो, बिल नंबर, बिल की डेट, और उसमें जो भी बिल में आइटम है, अगर वहां पे मेंशन कर रहे हो तो सही करो, वरना मेंशन मत करो। जैसे उन्होंने पेनल्टी पास कर दी कि बीइंग परचेज, मैंने ठीक है भाई, ये इसमें चल जाएगा मेरे बीइंग परचेज में, क्योंकि इसमें बिल नंबर वगैरह है ही नहीं। यही तो बात रहेगी साहब की क्या है, और उसमें एक समस्या बहुत रहती है, एक ही अमाउंट के 5-6 बिल बंदे के आए, गैप में आए, माना 5-5 दिन के गैप में आ रहे हैं, सेम अमाउंट के। आप कैसे ट्रेस करोगे कि कौन सा वाला बिल खड़ा, कौन सा बिल खड़ा नहीं, बिल नंबर है नहीं ना वहां पे। ये दिक्कत आती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वहां पे आती है कि आप ही पेमेंट करने बैठे, वो कह रहा भाई साहब आपने मेरा पेमेंट जो था दिसंबर वाला वो तो पहले कर दिया, और जो पेमेंट था अक्टूबर का वो नहीं किया। भाई कौन सा बिल नंबर है, भाई साहब आपके बिल नंबर 10 है, सपोज बिल नंबर 10 है, आपने कहा कि बिल नंबर 10, ये तो यार मेरे खाते में तो है नहीं, मेरे को तो बिल पलटने पड़ेंगे। अब पूरे पूरे वो बंदा फाइल पलटेगा, परचेज की माना 500 बिल लगे, 500 बिल में से अपने छाटेगा कि पार्टी से कौन कौन से बिल आए थे, वो क्या क्या छाटेगा कि पार्टी से कौन कौन से बिल आए थे। है ना कितना हेडेक। अगर वहीं पे वो नरेशन में डाल दे, बिल नंबर, बिल डेट, क्वांटिटी डाल दे, और भी एक आध चीज एचएसएन कोड पर डाल दे, तो आफत आ रही है। इसी चीज के नाम अकाउंटेंट बढ़ क्यों है। एक बंदा क्या कहता है कौआ टेंट अकाउंटेंट को, एक अकाउंटेंट बोलता है, तो कौआ टेंट बनना है तो कौआ टेंट बनते रहो, कौआ टेंट की वैल्यू वही होती है कंप्यूटर ऑपरेटर वाली। अकाउंटेंट बनना है तो भैया अकाउंटेंट इज अकाउंटेंट, वह बंदा अच्छा काम करेगा और एक्सपर्ट बन के जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से आप जल्दी से पॉइंट नोट करते जाइए। तो पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये सबके बात थी, वो मैं करवा दिया, मैं सब बोल के बता दिया। तो वो सिंपल थी कि डिमांड ड्राफ्ट चेक बैक सब जो होते हैं पहले पॉइंट में। पॉइंट नंबर 2 क्या है, बहुत खास खास बातें, ये समझो कि आपको बहुत काम आने वाली है, नोट करो। चेक काउंटर is the payment history sheet. Check counter is the payment history sheet to match payment made to person during entries to be passed in books. Next point, the amount should be same as per check issued. For example, paisa also to be same. Next point, the online payment made through, वही ये वाली बात आ गई इसमें, लिखा हुआ है कि जितने भी, ये पॉइंट ये वाला है कि जो ऑनलाइन पेमेंट होंगी सारे, इनका एक यूटीआरएन जो जनरेट होता है उसको मेंशन कीजिए अपने पास, जिससे कि आपको याद रहे कि इस यूटीआरएन के अंदर पैसा गया, कल को पार्टी मांगे भाई यूटीआरएन दे दो, फिर से आपने दिया जैसे पकड़ो, क्योंकि आप बैंक दौड़ लगाओगे, लोकल मंदी नहीं है ना। यूटीआरएन आपके हैंड पे नोट करते जाओ, आपके पास है तो यहाँ पे फाइल करते रहो बैठे बैठे, वो चॉइस आपकी है, लेकिन मैं कहूँगा बेटर यहीं पे नोट कर दो यूटीआरएन अगर अवेलेबल है। अवेलेबल नहीं तो कोई बात नहीं, फिर तो बैंक ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द एंट्री शुड बी पार्ट विद करेक्ट यूटीआरएन ऑब्लिक चेक नंबर विद डेट। देख लो मैंने ये पॉइंट आपके कह था, वो पॉइंट आगे लिखा हुआ है, सही चेक नंबर पढ़ाओ एंट्री पास करते समय, इसमें नरेशन में, और सही डेट पढ़ियो, और अगर चेक नहीं है तो यूटीआरएन नंबर सही पढ़ाओ। वही बात यहाँ लिखी है भाई, वो ये सारी नरेशन पर, वो ये आपको जागने की जरूरत है अकाउंट से, वो ये। अगला क्या है, डायरेक्ट पेमेंट, ये बहुत खास चीजें नोट कर लो, बहुत काम आएगी। डायरेक्ट पेमेंट एंट्री इज द सिस्टम ऑफ सिंगल एंट्री बट डबल पेमेंट चांसेस ऑकर्ड इन सम टाइम्स। ये भैया बहुत ज्यादा खास बात है, इसको मैं इतनी बार एक्सप्लेन कर दूं वो कम पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, मैं बताता हूं मैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाउ टू प्रिपेयर ए चेक फॉर डीडी नेफ्ट आरटीजीएस। तो वो आपको बता चुका, योर सेल्फ लिखेंगे और पीछे उसके आपके लिख देंगे उसमें कि कैसे आपको बनना है, मेक डीडी इनका नेम ऑफ टेबल जैसा है, वो सब बातें ये वाली। अब पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 था हमारा डायरेक्ट पेमेंट एंट्री। ये क्या बात कर रही है, डायरेक्ट पेमेंट एंट्री की बात करते हैं। डायरेक्ट पेमेंट एंट्री में हमने कहा कि सिंगल जो एंट्री सिस्टम जो है वो गलत है। अब कहोगे सर पहले तो डायरेक्ट एंट्री क्या है और सिंगल एंट्री सिस्टम, अब जैसे समझ में नहीं आ रहा है, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपको बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे एग्जाम्पल देख के, आप कहोगे हाँ इसके बाद आप गलती नहीं करोगे। जो अकाउंटिंग कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा फायदेमंद है, और जो अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी अगर सवाल पूछा जाए कभी इंटरव्यू में, खर्च का आंसर कर दोगे सर, ऐसे कर सकते हैं खर्च का आंसर। पहले मैं आपको वैसे बता भी चुका हूँ, ओल्ड क्लासेस पढ़ेंगे, मैंने बताया भी था उस समय कि कैसे डबल पेमेंट हो जाते हैं
तब हम क्या क्या टेक्निक से उनको बचा सकते हैं। मैंने इसमें बताया था कि पार्टी का नाम ही डेबिट कर दो उसके अंदर। याद नहीं है तो आप जाके क्लास में देखो, मैं आपको बता देता हूँ बैंक के रेफरेंस में। और वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। शायद वो रियल अकाउंट क्लासेस होंगी, या परचेज वगैरह देख ली, क्योंकि काफी सारे क्लास आ चुका हूँ, उसमें आप देख लीजिए किसमें है। काफी अच्छा वो कॉन्सेप्ट वहाँ बताया हुआ है। मैं आपको और बैंक के में कैसे करते हैं बता देता हूँ। आपने क्या किया, एक सवाल लेते हैं, एग्जाम्पल 1। अब क्या है, उन्होंने पेड किया अमाउंट इसको 10,000 रुपये। वाइड UTR एंड जो भी हो, पड़ गया। अब इसकी एंट्री के तरीके दो हैं, एंट्री बुक करने के तरीके दो हैं। और इसमें गलती चांसेस कहाँ पे ज़्यादा आते हैं मैं बताऊंगा, और कहाँ गलती चांसेस कम आते हैं। आपने सिस्टम बनाया ये वाला कि पहले तो इनका जो खर्चा हुआ है, खर्चे का बिल बुक कर लूँ। पहले बता चुका हूँ, फिर से देखिए। टाइप 1, हमने क्या किया इसके अंदर एंट्री पास कि पार्टी ने कहा कि मेरा खर्चा हुआ है मशीन रिपेयर का, तो उसने मशीन रिपेयर में डेबिट किया। मशीन रिपेयर, मशीन रिपेयर डेबिट 10,000 टू मैसर्स श्याम इंजीनियर वर्क्स, 10,000 रुपये। पेइंग बिल नंबर 56, डेटेड डाल दो, माना कल की डेट डाल दो, 17 जनवरी 26। मशीन रिपेयर डेबिट 10,000 टू श्याम इंजीनियर वर्क्स 10,000। बिल डेट नंबर ये, और बिल की नंबर, बिल की डेट आ गई। फिर हमने इसके बाद किया था पेमेंट, दोनों काम सेम डे किए। डेट 17 जनवरी है, 70 रुपये हमने बंदे पेमेंट कर दिया। अब बैंक का हॉलीडे की बात मत करना भैया, जब बात करते हो ऑनलाइन बैंकिंग की, यूटीआई पड़ा हुआ था तो मतलब ही नहीं बैंक हॉलीडे का, कोई हॉलीडे नहीं, सब पेमेंट अलाउ है। तो हमने इसमें पेमेंट किया MSN। भाई मैसेज लेना कंपलसरी नहीं है आपके पास अकाउंट खोलने में। आप अपने पास श्याम इंजीनियरिंग बस लिख दो तो आफत नहीं आ रही। बस ये मत करना कि श्याम इंजीनियरिंग बस नाम से दो बंदे मिल जाएं, दो अलग अलग पार्टी, उनके खाते में गड़बड़ कर दो। उसके आगे कुछ डाल देना नाम, कुछ ना कुछ कि साहब ये आगरा वाले, ये मथुरा वाले, या पंजाब वाले, इस तरह से जिससे गड़बड़ ना हो। कोई नाम कॉमन होना बड़ी बात नहीं है, पर आपको बस ध्यान रखना है कि नाम ऐसे डाले जिससे कि दिक्कत ना आए। डेबिट किया हमको 10,000 से टू, मान लो हमारी बैंक का नाम है XYZ, मैं किसी नाम नहीं बोला, बैंक XYZ लिमिटेड, 10,000 रुपये। बीइंग पेमेंट मेड बाय UTRN, नंबर डाल दिया, डेट डाल दी 17/1/26। अब आप एक बार देखो यहाँ पे ध्यान से कि मैंने क्या किया, प्रॉपर एंट्री पास की। पहले मैंने मशीन को का खर्चा बुक किया, पार्टी को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। फिर मैंने सेम डे में पार्टी को डेबिट किया, और अपनी बैंक को, ये बैंक के बैंक, हमारे बैंक का नाम है XYZ लिमिटेड, बैंक का नाम है बैंक, बैंक अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट हुआ, जो करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, क्योंकि बिजनेस का नाम है तो फिर करंट अकाउंट आ ही जाएगा। तो करंट अकाउंट से अगर कोई बंदा अगर कोई बंदा अपने पास से सेविंग्स अकाउंट से भी काम कर रहा है ना, तो कोई उसमें फांसी नहीं है, तो भी सेविंग्स अकाउंट से काम करते समय भी आप कर सकते हो। बस सर उसमें एक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सेविंग खाते के नाम पे आपके नाम पे खाता चलेगा। माना आपका इनका नाम है मिस्टर का, मिस्टर मोहन, तो मिस्टर मोहन के नाम से ही खाता खोलेगा, सेविंग खाता, कि मिस्टर मोहन, या मतलब मोहन, जो सरनेम जो भी होगा वो होगा कि मोहन, मोहन कुमार, उनका वो full नाम हो गया मोहन कुमार। तो उस नाम से उनका वो चेक उनका इशू होगा, उस खाते से मनी करेंगे। और बिजनेस का नाम भी आपको मोहन कुमार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पेमेंट करना है लोगों का सेविंग अकाउंट से। कई लोग कर रहे हैं सेविंग अकाउंट से, छोटे मोटे काम जो है, जो बड़े व्यापारी हैं वो तो अपनी करंट अकाउंट नहीं गिनेंगे। और सेविंग खाते से काम करने में गवर्नमेंट ने धोखा नहीं, वो कहीं करो भाई, वो कहीं चोरी तो नहीं कर रहे हो। चोरी करो तो आफत है, जब आप प्रॉपर काम कर रहे हो, सबकी अकाउंटिंग कर रहे हो। सेविंग अकाउंट इस प्रकार के होते हैं व्यापार वाले, उसमें हम केवल व्यापार से संबंधित ही सारे ट्रांजेक्शन करते हैं। कोई पर्सनल एक्सपेंसेस जो होते हैं एक आध जो हो गए, पर रेगुलर नेचर में हमारे सेविंग में जो है पर्सनल नेचर हम मिक्स नहीं करेंगे। एक खाता लेकर खोलेंगे सेविंग्स अकाउंट करें, कायदा वो होना चाहिए।
बहुत से लोग होते हैं कि उसी में घर की सब्जी भी आ रही है, उसी से बिजनेस का पेमेंट भी कर रहा हूँ, उसी से क्या नाम है घूमने की ट्रिप भी बना रहा हूँ, तो भाई उसमें दिक्कत आएगी आएगी। अगर ऐसे करोगे गड़बड़ तो बहुत दिक्कत आएगी। तो सेविंग खाता खोल के आप बिजनेस कर सकते हो नाम से अपना, कोई आफत नहीं आ रही, जीएसटी नंबर सब मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। बस एक ही दिक्कत आती है, आपके सेविंग खाता खोला उसमें अपने घर के भी खर्चे सब डाल देते हैं, रोज के यूपीआई पेमेंट कर देते हैं। आजकल तो हर कोई बंदा 5 रुपए के गोलगप्पे खाए तो कर दिया, अब उसे 5 गोलगप्पे खाने हैं, भाई 50 के गोलगप्पे कर लो, 50 के गोलगप्पे खाए यूपीआई कर दिया। एक किसी ने सब्जी ली 20 रुपए की, 20 रुपए यूपीआई कर दिया। तो भैया यूपीआई की एक लंबी लिस्ट वो भी मालूम पड़ेगा कि 100 ट्रांजेक्शन आपके यूपीआई के, और उसमें एक एंट्री व्यापार की, फिर ट्रांजेक्शन यूपीआई के, फिर व्यापार की एंट्री। आप कहोगे सर व्यापार में पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई से, वो भी तो होगी। अब वो कौन छाटेगा? यही समस्या तो आ रही है कि कौन सा खर्चा, कौन सा एक्सपेंस बिजनेस का है, कौन सा एक्सपेंस पर्सनल है, ये कौन छाटेगा? अकाउंटेंट। और माना अकाउंटेंट ने वो चीज में गड़बड़ कर दी और उसने लेके पर्सनल खाता डाल दिया, बिजनेस में डाल दिया। बहुत सारे व्यापारी काम कर रहे हैं ये वाला कि पर्सनल अकाउंट बिजनेस में, पर्सनल खर्चे बिजनेस में डेबिट कर देते हैं, बहुत करते हैं, नहीं मानते। और जब उनसे कहो ना कि गलत है, एक से एक लॉजिक देते हैं, ऐसे ऐसे स्टूपिड लॉजिक, तुम कहोगे कि क्या उसका क्या कहें आदमी का। पर क्या ये वो आपका क्लाइंट है, आपको उसे बस गाइड कर सकते हो, फॉलो करे ना करे आपकी मर्जी, क्योंकि डिपार्टमेंट जब नोटिस भेजेगा ना तो वही फंसेगा। भैया मैं क्या था जीएसटी में खींच के ले आते हैं जो सीए और वकील को। भैया वो वकील को तो नहीं, सीए को ले आते हैं खींच के, वकील को कभी नहीं। बार काउंसिल जो है संस्था बहुत स्ट्रांग है, अगर उसमें किसी को उठा के ले गए तो वो ईंट से ईंट बजा देती है, ये खास बात है। और सीए फेटर्निटी हुई, अदर देन बार काउंसिल कोई भी हो, डॉक्टर तक को खींच के डिपार्टमेंट ले आता है, कोई बात होती है इस चीज में, बड़ी बात नहीं। तो इसलिए बस बार काउंसिल वाले वकील तो आपको ही छू सकती डरता है भैया। बार काउंसिल एक खर्चे लेके हड़ताल कर देगी, भाई हर चीज के नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। तो इसके अंदर हम जो बात कर रहे हैं, मशीन रिपेयर 10,000 हो गया, ये हो गया। तो ये खर्चा बंदा को प्रॉपर मेंटेन करेगा, सेविंग खर्चे चला रहा है, ठीक है। ये नहीं करेगा लेकिन कि अपने घर के खर्चे डालते रहे, मैं तो कहूँगा नहीं करना चाहिए। बाकी जो कर रहा है तो खुशी से करे, एट हिज ऑन रिस्क, क्यों दिमाग मारे हम, किसी को सुनना ही नहीं है। तो हमने तो अभी एक बार एडवाइस कर दी, मत करे खाते उस हिसाब से। बहुत से अकाउंट कहते हैं अरे देख ही आएगी, देख ही जाने दो। हमें तो अपना जो सही तरीका है वो समझना है, जो गलत कर रहे हैं करने दो। इंटरव्यू में कोई नहीं पूछेगा आपको अकाउंटिंग सही बारी आती है गलत बारी आती है, सब पूछेगा अकाउंटिंग आती है, क्योंकि अपना पत्ते कौन खोलता नहीं इंटरव्यू में कि मैं तुमसे अकाउंटिंग खराब वाली करवाऊंगा, एक खराब मतलब नंबर 2 की अकाउंटिंग कराऊंगा या नंबर 1 की अकाउंटिंग कराऊंगा, कोई नहीं पूछता आपसे। बाद में क्या है बेटा, कुछ मेरे भी कुछ इसमें ना ये वाले खर्चे ऐसे सेट कर दियो, ठीक है, तो आपको करने पड़ते हैं वाले। अकाउंटेंट हो ना आप, इसलिए अकाउंटेंट हो, कब उसको कब अटेंड कर दिया जाए, कब अकाउंटेंट कर दिया जाए, नहीं मालूम ना, करने पर ही खर्चे आपको सबकी। ये तो उसमें ये मत सोचना कि अरे इन्होंने तो ये नंबर 2 का काम भी करना है। एक बहुत प्यारा बच्चा था अकाउंट का, वो बंदा जॉब कर रहा था अकाउंट की, उसका फोन आया मेरे पास कि भैया वहाँ पे, मुझे वो भैया बोलता था कि भैया वहाँ पे भैया क्या हुआ, उन्होंने स्टॉक में बहुत गड़बड़ कर रखी है, और भैया उसके अंदर उन्होंने स्टॉक में एक जो बहुत महंगा आइटम था उसको भी उन्होंने स्टॉक में गड़बड़ कर रखा है, और भैया आप इसमें इसकी आप शिकायत कर देना, जैसे कि वो मेरी बात तो भी मान नहीं रहे। और मैंने कहा कि नहीं ये गलत है, तो बोले हाँ हाँ कोई बात नहीं है। तो मैं उसकी बात सुन के हंसा, क्योंकि मुझे मालूम है ये हरकतें उसका बहुत करता था, उसका जो सीनियर था। तो हमने देखे उसकी, क्योंकि ये बात पहले से हमारे पास नोट थी कि बंदे ने यहाँ पे गलत कर रखा है, तो हमने देखे अपने ऑफिस में वाली बात लेके कर दी उसकी कार्रवाई, यानी उसको पारी को चीज़ को ठीक कर दिया। लेकिन वो बंदा कितना भोला था, उसने विश्वास से कहा कि भैया ये आप चीज़ें कहोगे नहीं, मैं विश्वास है इसलिए बता रहा हूँ। तो इस तरीके के भी लड़के हैं जो मतलब बहुत जेन्युइन अकाउंटिंग चाहते हैं करना। पर यही है कि आज का ज़माना सीधों का नहीं है, ज़माना टेढ़ों का ज़्यादा है। तो इसमें ये सीधी एंट्री है भाई, अब टेढ़ी एंट्री करते हैं। हमारा टेढ़ों का ज़माना है ना, तो टेढ़ी एंट्री करते हैं। टेढ़ी एंट्री क्या है? टाइप 2, टाइप 2। ये सिंपल, कोई दिमाग नहीं मारना है इनको, सिंपल सी बात, एक ही बात, कुछ नहीं। लिया मशीन रिपेयर, उसने लिया कुछ नहीं किया, मशीन रिपेयर, डेबिट 10,000 से। क्रेडिट क्या होगा? बस बैंक अकाउंट एक्स बाई जेड लिमिटेड, एक्स बाई जेड लिमिटेड बैंक अकाउंट, वो भी जो करंट वाला है, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया 10,000 रुपये का, नेशन डाल दिया, बीइंग पेमेंट मेड, बस वो ज्यादा दिमाग मारना ही नहीं है। जो इतनी शॉर्टकट में चल रहा है वो नेशन भी क्यों खोलेगा, कहेगा अरे नेशन का क्या करना, ऐसा भी बहुत कर रहे हैं।
तो ये शॉर्टकट हो गया, ये लॉन्ग कट हो गया। अब आपको इसका जो वो है करेक्ट बता दूं, क्या करेक्ट है इसका, कि श्याम जो इंजीनियरिंग वर्क से ये वाला, यहाँ की जो एंट्री, और ये श्याम यहाँ पे क्रेडिट हुआ या डेबिट हुआ। अल्टीमेट इफेक्ट मशीन रिपेयर टू एक्स वाई जेड लिमिटेड आएगा, ये है। पर ये एंट्री, इसी को बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, जो सिंगल एंट्री ये लोग फॉलो कर लेते हैं, वो ये चीज है। इसमें क्या, इसमें एक दिक्कत क्या है, सपोज करो इस वाले बिल में जीएसटी चार्ज करके आए हो, बिल में अगर जीएसटी पढ़ाऊंगा आपको मैं, आप चिंता मत कीजिए, पर अभी समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं जीएसटी चार्ज बंदे ने कर रखा हो बिल में, आप जीएसटी के लिए क्या कर पाओगे, बिल कैसे होगा। अब कहोगे सर हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, मशीन पे डेबिट कर देंगे, बाकी जीएसटी पे कर देंगे डेबिट। मैंने मान लिया, क्या कर लोगे, पार्टी का नाम कहाँ खोलोगे, सब जैसे में खोल देंगे, इतनी मेहनत क्यों पानी। अभी आपको फिर जब वो करने बैठोगे परचेज की सॉर्टिंग वगैरह कैसे करोगे भाई, ये एक कॉम्प्लिकेटेड इशू बन जाता है। कोई अब तो कई सॉफ्टवेयर ऐसे वो कहते हैं आप प्रॉपर फीडिंग कर दो, हम तो आपको 3B और जीएसटी वन, यानी कि जीएसटी 3B और जीएसटी वन, ये दोनों आपको बना के दे देंगे। जीएसटी वन होता है सेल के लिए, और 3B होता है मंथली टैक्स पेमेंट के लिए। ये टैक्स आपके पास जमा करना जमा कर दो, वरना आपके पास जो पहले से टैक्स जमा है डिपार्टमेंट के पास, उस पर सेट ऑफ कर दो, बस इतना समझो उसके लिए। तो वो बना के दे देते हैं सॉफ्टवेयर वाले, कई सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं इस तरह के। तो अब वो सॉफ्टवेयर पर क्या कहते हैं, जो मेरी भाषा गी गो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो गार्बेज यानी गंदगी डालोगे तो गंदगी निकलेगी। तो अगर वहां पे आपने डिटेल नहीं पूरी खोली है, पार्टी का नाम नहीं खोला, तो कहाँ से मिलेगा। अगर वहां पे उसने फुल डिटेल खोली, पार्टी का नाम तो खोल रखा है, तो प्रॉपर बंदे को मिलेगा। ये चीज समझने वाली है। अब मैं आपसे जो यहाँ पे जो पॉइंट नोट कराया था, डायरेक्ट पेमेंट एंट्री इज द सिस्टम ऑफ सिंगल एंट्री बट डबल पेमेंट चांसेस ऑकर इन सम टाइम्स। अब देखो ये जो लाइन लिखाई थी, जो वो है डबल पेमेंट चांस, ये पहले बात मैं कर चुका हूँ, पर मैं आपको फिर बता रहा हूँ उसके बारे में। डबल पेमेंट कैसे होगा, ये हमने यहाँ पार्टी को पेमेंट ऐसे कर दिया और हो गया फ्री। अब क्या हुआ कि इस पार्टी ने पेमेंट पैसे लेके चला गया, सपोज कि हमारे अकाउंटेंट ने गलती से, ये हमारे बॉस के पास इसकी ओरिजिनल कॉपी थी, ओरिजिनल मतलब मेन कॉपी होती है, और सेकंड कॉपी हमारे पास थी, हमने सेकंड कॉपी सेंड के पास कर दी, चल दिए। अब क्या बॉस के पास, जो पार्टी कुछ ऐसी होती भी है जो गड़बड़ करती है, सपोज को जो वाली पार्टी को गड़बड़ करने की इंटेंशन, पार्टी इसको गड़बड़ करने की इंटेंशन थी कि मैं गड़बड़ कर दूं। मैंने कहा ना, जिसको लंबा काम करना होगा वो बंदा कभी गड़बड़ नहीं करेगा, कि भाई जानता है कि मैं व्यवहार खराब होगा तो पार्टी फिर पैसे देगी नहीं। और जिसे काम करना होगा शॉर्ट टाइम पीरियड में, कि मुझे क्या करना है, कल आओ, आज के आज दे दो, वो लोग ये कर देते हैं कि आप सेटलमेंट की पैसे मार लो, ऐसे कर लो। इस पार्टी का अगर इंटेंशन खराब हुई, इसने लेके कहा एक काम करो, पैसे लेने से पहुंच जाओ, और या फिर ये समझो कि आपने पेमेंट कर दिया, ट्रांजेक्शन, उसी लगा पैसे आए नहीं, वो आपके बॉस से मिलने आया है, भाई साहब पैसे दे दो। बॉस ने पकड़े जेब में से 10,000, ये पकड़ 10,000 कैश ले जा। बॉस ने कहा ले पकड़ पैसे, खत्म काम, 10,000 ले गया। या बॉस ने उसको सेटलमेंट कर लिया 9,800 में। बॉस से होती ना, सर आप तो कैश पेमेंट कर दो, मैं सर 200 रुपये आपको सर डिस्काउंट दे दूंगा, कैश का मतलब अभी पेमेंट कर दो। वो तो कह रहा है आप पेमेंट ऑनलाइन करो या पेमेंट करो कैश में, से मतलब नहीं है, बस पेमेंट कर दो मेरा तुरंत। आपने लेके पेमेंट बंदे का तुरंत कर दिया, 9,800 तो हमारा बॉस ने पेमेंट कर दिया, तो 9,800 पेमेंट हो गया। कहोगे सर 10 का पेमेंट 9,800 में कैसे बुक होगा, भाई वो तो सेकेंडरी चीज है, पर पेमेंट डबल चला गया। यहाँ पेमेंट बिना पैसे लेके अलग चला गया ऑनलाइन से, वहां पे 9,800 कैश अलग ले गया। पकड़ में कुछ पकड़ में आएगा अकाउंटेंट की, भाई कैसे आएगा पकड़ में, कैश ने लेके 9,800 की एंट्री लेके मार दी लेके नाम में, उसने क्या एंट्री कर दी, पार्टी का नाम डेबिट कर दिया उसमें लेके, वहां तो उसने पार्टी का नाम डेबिट कर दिया, यहाँ खर्चे का नाम डेबिट है, जी एंट्री तो गई साइड से, वहां पे पार्टी के नाम में पड़े डेबिट 10,000 रुपए, वो 9,800 पड़े वहां पे डेबिट। आपको लगता नहीं इसमें अंदर गलती है। और सोचो साल भर वो बंदा सोते रहा, साल के एंड में जब उसकी बात आई बैलेंस शीट की सेट करने की, तब देखा कि यार पार्टी नाम में डेबिट पड़े हैं, अब टाइम है नहीं, बस लास्ट डेट में 2 दिन बचे हैं, बोला यार बॉस के नाम में डेबिट कर दो। होता है बॉस, लॉस किसको हुआ, बॉस का। 9,800 बॉस की, बॉस ने उसमें 200 बचाए थे, 200 उसमें 200, 200 के बॉस ने 9,800 और बंदे में गवा दिए, समझे। ये अंतर पड़ता है, लॉस ऐसे होता है डबल एंट्री का। चॉइस इज योर्स कि आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है, ये पॉइंट इसलिए बताया गया है कि डबल एंट्री ना हो। तो फिर आज के लिए इतना ही, और मेरी आशा है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और मेरी आपसे फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कि इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों को भेजो, जिससे वो पढ़ने सीखने, भाई किसी की जॉब लग जाएगी, आपको दुआएं देगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक।